सभी को नमस्कार। मैं कौशल कुमार और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद कौशल में। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एशिया महाद्वीप। वर्ल्ड ज्योग्राफी का आज आखिरी क्लास है, ये छठा क्लास है जिसमें हम लोग एशिया महाद्वीप के बारे में पूरे डिटेल से जानेंगे। इस वीडियो में मुख्यतः एशिया महाद्वीप के प्रमुख देश, देशों के उपनाम, प्रमुख नदियाँ, प्रमुख मरुस्थल, यहाँ पर रहने वाली प्रमुख जनजाति, झीलें, घास के मैदान, ये जितने भी इम्पोर्टेंट चीज सब हैं एशिया से रिलेटेड, वो सारी चीजों को यहाँ पर देखा जाएगा। एशिया एक हिब्रू शब्द है। एशिया ना तो आपका यूनानी है, ना ग्रीक है, ना कोई भारतीय शब्द है। ये हिब्रू भाषा का शब्द है और हिब्रू भाषा में एशिया का मतलब होता है द राइजिंग सन। द राइजिंग सन यानी कि उगता हुआ सूर्य। ठीक है। एशिया महाद्वीप में टोटल 48 देश हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जितने भी देश आते हैं उनकी राजधानियां आपके एग्जाम के पर्पज से, एग्जाम के मोटिव से इंपॉर्टेंट हो जाती है और कुछ देश जिनकी मुद्राएं काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। आपको राजधानी और मुद्रा आपको याद करना होगा और अगर आपसे याद नहीं होता है तो इसके लिए भी मैं क्यूआर सीरीज में एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हम लोगों ने क्या पढ़ा है और क्या पढ़ना भी बाकी है। हम लोगों ने उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका पूरे डिटेल से पढ़ लिया है। अफ्रीका महाद्वीप हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। ग्रीनलैंड के बारे में भी थोड़ा थोड़ा जानकारी हम लोगों ने लिया है। जब द्वीप पढ़ेंगे तो उसके में अच्छी से जानकारी इसके बारे में प्राप्त करेंगे। यूरोप महाद्वीप का अगर बात करें तो ये भी हम लोगों ने पिछले वीडियो में क्लास 5 में कर लिया है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप और अंटार्कटिका तो हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में ही किया था, जिसमें न्यूजीलैंड भी हम लोग कवर किए थे। और आज का जो वीडियो है ये आखिरी वीडियो है मैप वाला, जिसमें हम लोग एशिया महाद्वीप के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो के अपलोड होने के बाद एक वीडियो आएगी जिसमें ये 6 वीडियो में जो मैंने पढ़ाया है उन सारे का टॉपिक वाइज रिवीजन करवा देंगे। टॉपिक वाइज का मतलब जैसे अभी हम लोग महाद्वीप वाइज पढ़े हैं कि एशिया अलग पढ़े हैं, यूरोप अलग पढ़े हैं, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका सब अलग पढ़े हैं। एक वीडियो आएगा जिसमें टॉपिक वाइज होगा, जैसे कि सारे स्टेट्स, सारे जल जल डमरू मध्य जितने भी हैं वो सारे एक जगह, चाहे वो एशिया का, यूरोप का, सब एक जगह। सारी झीलें एक तरफ, सारे उपनाम एक तरफ, ठीक है, सारे खनिज लवण वाले चीज एक तरफ, सारे नहर एक तरफ, सारी नदियां एक तरफ, सारे पर्वत श्रेणी एक तरफ, सारे मरुस्थल एक तरफ, सारे ज्वालामुखी एक तरफ। तो इस टाइप से अगर आपके पास एक वीडियो आता है तो वो वीडियो समझिए ये 6 वीडियो का रिवीजन होगा। और उसमें कुछ ऐसे फैक्ट्स भी बताए जाएंगे जो अगर मैं यहाँ मैप में बताना भूल गया हूँ या कुछ छूट गए हैं, उन सारी चीजों को वहां पर कवर कर लिया जाएगा। तो इसलिए आप लोग वीडियो को देखते रहे। एक वीडियो आएगा लंबा 3 घंटे का या 2.5 घंटे का, वो 6 वीडियो के बराबर होगा। ये जो 6 क्लास हुई है वर्ल्ड जियोग्राफी की, इस 6 वीडियो के बराबर वो एक अकेला क्लास होगा और वो रिवीजन पर्पज से होगा। आप एक वीडियो देखोगे 3 घंटा का या 2.5 घंटा का, जो भी वीडियो होगा उस सारे वीडियो में मतलब उस वीडियो में इन सारी चीजों को कवर कर लिया जाएगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग एशिया महाद्वीप के बारे में। एशिया महाद्वीप का यहाँ पर देखिए आप मैप देख सकते हैं। ये जो आपका पिंक कलर में दिख रहा है ये है रूस। ये अकेला रूस है और ये एशिया का, उत्तरी एशिया का एक अकेला पार्ट है। यानी कि उत्तरी एशिया में एकमात्र देश आपका रूस है जो पूरे एशिया के उत्तर वाले पार्ट को, यानी कि नॉर्थ वाले पार्ट को ये कवर कर लेता है। तो आपसे अगर पूछेगा उत्तरी एशिया में कौन देश आता है, एकमात्र देश आता है रशिया। रशिया, और रशिया का जो ऊपर वाला पार्ट है, ऊपर वाला पार्ट जो आपका बर्फ से ढका हुआ रहता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइबेरिया। साइबेरियाई रूस, ठीक है, साइबेरियाई रूस। और याद रखिए साइबेरियाई रूस में 2 जनजाति रहती है, ठीक है, यूपिक है ना जनजाति, यूकाधीर, यूकाधीर जनजाति, और एक आपका एस्कीमो, एस्कीमो जनजाति भी आपका यहीं पर रहती है रूस के अलास्का, सॉरी रूस के आपका साइबेरियाई रूस वाले पार्ट में। अब हम लोग आते हैं अगला देख लेते हैं मध्य एशिया। ये जो आपका इतना सारा, ये जो बीच वाला पार्ट दिख रहा है, ये बीच वाला पार्ट यहाँ पर, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये इतना दूर का क्षेत्र, इस क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं, मध्य एशिया। मध्य एशिया में आपका कौन कौन सा देश आता है, देखिए यहाँ पर आपका, देखिए यहाँ पर जो बॉर्डर है ये ऐसे, सॉरी ये ऐसे बॉर्डर है आपका, ये आपका आता है कजाकिस्तान। और यहाँ पर आपका एक सागर है जिसको बोलते हैं कैस्पियन सागर। ये कैस्पियन सागर है। ये कैस्पियन सागर जो है ये यूरोप को एशिया से डिवाइड करने का काम करता है। आपसे पूछेगा क्वेश्चन, यूरोप से एशिया को कौन कौन डिवाइड करता है, आप क्या बोलेंगे, यहाँ पर एक पर्वत श्रेणी है यहाँ पर, ठीक है, ये पर्वत श्रेणी को बोलते हैं यूराल पर्वत। यूराल पर्वत,
यूराल पर्वत के अगर आप पूर्व पार्ट में आइएगा तो ये एशिया हो जाएगा, और पश्चिम पार्ट में जाइएगा तो ये यूरोप हो जाएगा। यानी कि यूराल पर्वत जो है वो एशिया और यूरोप को डिवाइड करता है। उसके बाद ये यूराल पर्वत से एक नदी निकलती है, इसको बोलते हैं यूराल नदी। तो यूराल पर्वत से निकलने वाली यूराल नदी भी आपको डिवाइड करती है यूरोप और एशिया को। यहाँ पर आता है कैस्पियन सागर, ये भी आपको डिवाइड करता है यूरोप और एशिया को। ठीक है, उसके बाद एक काला सागर आता है, काला सागर, यही बीच में कहीं काला सागर आता है। वो काला सागर भी आपका यूरोप और एशिया को डिवाइड करता है। ठीक है, एक कॉकेसस पर्वत है, कॉकेसस पर्वत, कॉकेसस पर्वत, ये कॉकेसस पर्वत भी यूरोप और एशिया को डिवाइड करता है। तो आपको ये चीज याद रखना पड़ेगा कि यूरोप और एशिया को डिवाइड कौन करता है। ठीक है, तो हम लोग पढ़ रहे थे मध्य एशिया। मध्य एशिया में एक देश हो गया आपका कजाकिस्तान, एक देश हो गया उज्बेकिस्तान, एक हो गया तुर्कमेनिस्तान। ठीक है, फिर यहाँ पे आ गया ताजिकिस्तान, और यहाँ पे किर्गिस्तान। ये जितना भी स्थान वाला है, ठीक है, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, ये सारा देश आपका बीच में मध्य एशिया में आ जाता है। ठीक है, मध्य एशिया में आ जाता है। अब अगर हम लोग बात करें यहाँ पर पश्चिमी एशिया का, तो ये आपका दिख रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक पश्चिमी एरिया, पश्चिमी एशिया वाला देश है, और ये सघन आबादी वाला देश है। यहाँ पर आपका पश्चिमी एशिया है, और पश्चिमी एशिया में कौन कौन से देश आते हैं, यहाँ से देखिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर यमन है, ओमान है। एक चीज और, जो भी देश मैं बता रहा हूँ उसकी राजधानी और मुद्रा आपको याद करना, ये आपका ड्यूटी है, आपको याद करना पड़ेगा। एग्जाम में पूछेगा तो आपको वहाँ पे मुंह नहीं बनाना, आपको वहाँ पे आंसर आना चाहिए। तो यहाँ पर हो गया यमन, यहाँ पर ओमान, यहाँ पर यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात, यहाँ पर आपका कतर है, यहाँ पर सऊदी अरब है। सऊदी अरब देश फेमस क्यों है, यहाँ पर आपको दो कुबड़ वाला ऊंट पाया जाता है। दो कुबड़ वाला ऊंट, कमेंट कीजिए इसका नाम क्या है, दो कुबड़ वाले ऊंट का नाम क्या होता है। यहाँ पर बहरीन है, यहाँ पर कुवैत है, यहाँ पर जॉर्डन है। ठीक है, जॉर्डन, यहाँ पर इजराइल है, इजराइल के बगल में ही फिलिस्तीन है। छोटा छोटा देश है ये दोनों, छोटे छोटे देश है। ठीक है, इजराइल के उत्तर में लेबनान है और दक्षिण में फिलिस्तीन है। उसके और ऊपर चल जाइए तो ये आपका सीरिया है। यहाँ पर आपका टर्की है, टर्की, तुर्की। और याद रखिएगा तुर्की भी एक ऐसा देश है जैसे यूरोप की ही तरह, यहाँ पर आपको डिवाइड करता है यूरोप और एशिया। ठीक है, यहाँ पर आपका डिवाइड हो जाता है ये यूरोप और एशिया। और जैसे डिवाइड होता है तो तुर्की का कुछ पार्ट, सॉरी यहाँ नहीं, यहाँ से डिवाइड होता है, यहाँ से। तो यहाँ तक तो ये आ गया एशिया में, और यहाँ पर भी ये पार्ट भी तुर्की का, ये यूरोप में आता है, ये यूरोप में आता है। और ये पार्ट यूरोप का, तुर्की का, वो यूरोप और एशिया दोनों में आता है। यानी कि तुर्की एक ऐसा देश है जो यूरोप में भी है और एशिया में भी है। तो ये पश्चिमी पार्ट आपका हो गया। यहाँ पर एक है आपका जॉर्जिया, यहाँ पर आर्मेनिया, और यहाँ पर अजरबैजान। ये लंबा सा बड़ा सा जो देश दिख रहा है ये आपका हो गया ईरान। अगर आपसे पूछे कि मध्य एशिया में सबसे बड़ा देश कौन है, तो कजाकिस्तान है। कौन है, कजाकिस्तान। देखिए इसका सीमा बहुत बड़ा है, यहाँ से पूरा यहाँ तक, ये पूरा इतना बड़ा एरिया है। कजाकिस्तान मध्य एशिया में सबसे बड़ा देश है। और ये कजाकिस्तान जो है ये लैंड लॉक्ड कंट्री है, लैंड लॉक्ड कंट्री है। यानी कि ये किसी भी सागर को टच नहीं करता है, किसी भी सागर को टच नहीं करता है। और कजाकिस्तान जितनी भी लैंड लॉक्ड कंट्री है, यानी कि जितने भी स्थल अवरुद्ध देश हैं, उन सब देशों में सबसे बड़ा कजाकिस्तान है। यानी कि आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि विश्व का सबसे बड़ा स्थल अवरुद्ध देश, यानी कि सबसे बड़ा लैंड लॉक्ड देश कौन है, आपको मारना है कजाकिस्तान। ठीक है, और यहाँ पर आपका पश्चिमी एशिया में सबसे बड़ा देश कौन हो जाता है, यहाँ पर है ईरान, ईरान हो जाता है। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, उत्तरी एशिया में तो एकमात्र आपका रशिया है। मध्य एशिया में आपका इतना सारा देश है जिसके लास्ट में स्थान लगा हुआ है, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, ये सारा देश मध्य एशिया में। फिर यहाँ हम लोग पश्चिमी एशिया पढ़ लिए, इसराइल, सीरिया, जॉर्डन, फिलिस्तीन, इराक, ईरान, बहरीन, कुवैत, ओमान, ये सारा देश आपका पश्चिमी एशिया में आ जाता है। अब आते हैं हम लोग सार्क कंट्रीज। सार्क कंट्रीज में आपका टोटल 8 देश है, बताए थे 8 देश है। कौन कौन है, देखिए यहाँ पर आपका है अफगानिस्तान। सबसे पहले भारत देख लीजिए, भारत, भारत और उसका पड़ोसी। भारत आपका देखिए बहुत बड़ा है, यहाँ तक है पूरा भारत। ठीक है, इंडिया के बाद उसके थोड़ा सा इधर आप चल जाइए, नॉर्थ वेस्ट में पाकिस्तान, इधर साइड आपका कौन हो जाएगा, अफगानिस्तान। तो इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, 3 देश हो गया। यहाँ पर आपका है नेपाल, यहाँ पर भूटान, 5 हो गया। यहाँ पर बांग्लादेश 6 हो गया। यहाँ पर श्रीलंका 7 हो गया, और यहाँ पर मालदीव 8 हो गया। याद रखिएगा म्यांमार जो है वो सार्क में नहीं आता है। देखिए म्यांमार को हम रेड कलर से दिखाए हैं, रेड कलर से दिखाए हैं। और ये रेड कलर वाला जो पार्ट है यहाँ से यहाँ तक, इसको बोलते हैं दक्षिण पूर्वी एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया, साउथ ईस्टर्न एशिया। ठीक है, साउथ ईस्टर्न एशिया।
तो अब हम लोग साउथ ईस्टर्न एशिया का देश तो देख लेते हैं कौन कौन देश आता है। यहाँ पर आपका म्यांमार, यहाँ लाओस, यहाँ थाईलैंड, यहाँ पर कंबोडिया, ये आपको पैरेलल दिख रहा है वियतनाम, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मलेशिया, ठीक है, सिंगापुर, ब्रुनेई, फिलीपींस। हम एक वीडियो में आपको ब्रुनेई की जगह बांग्लादेश बता दिए थे, याद रखिएगा। साउथ ईस्ट एशिया में आपका ब्रुनेई आता है, बांग्लादेश नहीं आता है, ठीक है। यहाँ पर आपका फिलिस्तीन है, फिलीपींस है। फिलीपींस की राजधानी क्या है? मनीला। और ये मनीला जो है इसको चावल का कटोरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विश्व के चावल का कटोरा। भारत के चावल का कटोरा हम लोग बोलते हैं छत्तीसगढ़ को, विश्व के चावल का कटोरा हम लोग किसको बोलते हैं? मनीला को। और ये मनीला जो है फिलीपींस की राजधानी, वो एशियन डेवलपमेंट बैंक की का हेडक्वार्टर है। एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर क्या है? मनीला है। चलिए अब हम लोग और आ जाते हैं। एक बचा हम लोग का पूर्वी पूर्वी एशिया। पूर्वी एशिया में आपको गिने चुने देश हैं। एक आपका चाइना, देखिए चाइना, ठीक है। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया में सेकंड नंबर पर आता है। सबसे बड़ा रशिया है, सेकंड नंबर पे चाइना है। लेकिन वर्ल्ड में चाइना थर्ड नंबर पे आता है। सबसे पहले रशिया है, फिर आपका कौन है? कनाडा है ना, कनाडा, फिर आपका चाइना, ठीक है, फिर यूएसए, है ना, यूएसए। ऐसे करके आपका अब देख लीजिएगा। अब क्षेत्रफल की दृष्टि से जो आपका टोटल टॉप 10 कंट्रीज है वो आपको याद करना है। एरिया के हिसाब से टॉप 10 कंट्रीज वो मैं आपको बता दूंगा, ट्रिक भी दे दूंगा। तो वो 10 कंट्रीज आपको देख लेना है। उसमें आपका चाइना थर्ड नंबर पर आता है, और एशिया में चाइना का जो आपका एरिया है वो सेकेंड नंबर पर आता है। सबसे बड़ा रशिया, फिर चाइना, और एशिया में थर्ड नंबर पर इंडिया आता है, ठीक है। उसके बाद बात करें यहाँ पर आपका नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया। नॉर्थ कोरिया की राजधानी क्या है और साउथ कोरिया की राजधानी क्या है? साउथ कोरिया की राजधानी है सियोल, और नॉर्थ कोरिया की राजधानी है प्योंगयांग। और दोनों का जो करेंसी है, दोनों का करेंसी का नाम है वॉन। वॉन करेंसी है। आप हमको कमेंट कीजिएगा कि डोंग जो है वो किसकी करेंसी है? क्यात, क्यात जो है वो किसकी करेंसी है? क्यात, KYAT, क्यात, ठीक है। आप हमको कमेंट कीजिएगा रुपिया, रुपिया किसका करेंसी है? रुफिया, रुफिया किसका करेंसी है? रुफिया। आप हमको कमेंट कीजिएगा। अ, और भी है बहुत सारा, आपका बहुत सारा देश है जिसका करेंसी जो है आपको याद रखना है, ठीक है। डॉलर वाले कंट्री, रुपया कहाँ कहाँ का कंट्री है? यूरो, यूरो देखिए, यूरो किसका करेंसी है? जो भी यूरोपियन यूनियन में देश आएंगे, यूरोपियन यूनियन में, उसका आपका यूरो होगा, ठीक है। यूरोपियन यूनियन के अगर आप देश याद कर लेते हैं, ठीक है, सारे देश अगर यूरोपियन यूनियन के याद कर लेते हैं तो उन सारे देशों की करेंसी आपका यूरो ही हो जाएगी। तो आपको यूरो अलग से याद करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो अब देखिए पूर्वी एशिया, ठीक है, पूर्वी एशिया में आपका क्या हो गया? चाइना, मंगोलिया, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, जापान, और एक देश यहाँ पर है ताइवान। एक देश यहाँ पर कौन है? ताइवान। इसको भी अंडरलाइन कर दिए। तो ताइवान भी आपका इसमें आ गया, ठीक है। अब हम लोग बात कर रहे हैं, ये मैप हम लोगों ने देख लिया है। और एक चीज और समझिए, ये जो आपका, सॉरी, ये जो आपका एशिया है, एशिया, एशिया के पश्चिम में बात करें तो क्या है? यूरोप है। पूरब में बात करें आपका कौन सागर है? प्रशांत महासागर है। कौन सागर है? प्रशांत महासागर है। आपका अगर साउथ में बात करें तो इंडियन ओशियन है, इंडियन ओशियन, ठीक है। और इधर साइड बात करें तो आपका अफ्रीका है, जो कि आपका किस में पड़ जाएगा? साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट में आपका अफ्रीका पड़ जाएगा, ठीक है। तो ये सारा आपका मैप था एशिया का, और इसी को हम समझने की कोशिश करते हैं कि पश्चिमी एशिया में कौन देश है, मध्य एशिया में कौन से देश हैं, पूर्वी एशिया में कौन से देश हैं, दक्षिण पूर्वी एशिया में कौन देश हैं, सार्क में कौन कौन से देश हैं। इसी सारी चीजों को मैंने आगे लिखा है। चलिए, यूरोप और एशिया को अलग करने वाले भौगोलिक क्षेत्र कौन कौन है? यूराल पर्वत हम बता दिए थे, यूराल नदी, कैस्पियन सागर, काला सागर, कॉकेसस पर्वत, और एक भूमध्य सागर भी है, ये मैंने छोड़ दिया था। भूमध्य सागर देखिए आपको यहाँ पर है। भूमध्य सागर जो है आपका यहाँ पर है, मेडिटेरियन सी। ये देखिए, इधर आपका यूरोप है, सॉरी एशिया है, और इधर साइड इसके यूरोप है। यानी कि भूमध्य सागर भी आपका एशिया और यूरोप को अलग करता है। यहाँ पर आपका लाल सागर है, लाल सागर। लाल सागर के इधर साइड है आपका एशिया, और इधर साइड है आपका अफ्रीका। तो लाल सागर जो है एशिया और अफ्रीका को डिवाइड करता है। तो ये सारा चीज आपको फैक्ट एग्जाम में अगर पूछेगा, तो मैप अगर आपको पता है तो आपको एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद बात करें, एशिया महाद्वीप जो है, क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप, चाहे वो क्षेत्रफल ले लीजिए या जनसंख्या ले लीजिए, दोनों में एशिया नंबर 1 पर है। लेकिन अगर आपसे पूछे देशों की संख्या, तो देशों की संख्या में एशिया सेकंड नंबर पर आ जाता है। पूछे क्यों? क्योंकि देशों की संख्या में सबसे ज्यादा देश आ जाता है अफ्रीका में। अफ्रीका में टोटल कितने देश हैं? 54 हैं। एशिया में कितने देश हैं? 48 हैं।
यूरोप में कितने हैं? 44 हैं। नॉर्थ अमेरिका में 3 ही देश है ना। साउथ अमेरिका में आपके कितना देश हैं? 14 देश हैं। तो ये सारा आपको याद रखना है कि किस में कितना देश है। और एक बात और याद रखिए, एशिया की जो नदी घाटी है वो इसको सभ्यताओं का पलना कहते हैं, यानी कि क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन। जितनी भी सिविलाइजेशन है एशिया में जो नदी घाटी है वहीं पर उनका जन्म हुआ है। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता भी बहुत सारी नदी घाटियों के बीच में है। जैसे यहाँ सिंधु नदी है, और आपका बहुत सिंधु की जितनी भी सहायक नदी है उसके किनारे एक सभ्यता का जन्म हो गया है, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता। मेसोपोटामिया की सभ्यता, आप कमेंट कीजिएगा, मेसोपोटामिया की सभ्यता किस नदी के किनारे थी? ठीक है, चीन की सभ्यता में बहुत सारा नदी है, यांगटीसी नदी है, हुआंगहो नदी है। तो ये सारा नदी एशिया में ही पड़ता है, इसलिए इसको सभ्यताओं का पलना बोलते हैं, पालना। सुमेरियन एक्चुअली मेसोपोटामिया में ही आता है, लेकिन सुमेरियन सभ्यता जो है ये भी आपका एशिया की नदी घाटी सभ्यताओं के बीच में ही पला है, नदी के किनारे ही पला बढ़ा है। ठीक है। और हम लोग बात करें नील नदी का सभ्यता, अगर हम नील नदी के बारे में बात करें तो नील नदी जो है वो कहाँ का है? मिस्र की सभ्यता का जनक है, मिस्र का है। तो वो आपका नील नदी जो है मिस्र में, अब वो आ जाता है किसमें? अफ्रीका में आ जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। सुमेरिया जो देश है इसको प्रथम लिपि निर्माता बोलते हैं, प्रथम लिपि निर्माता। क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहीं पर विश्व की सबसे पहली लिपि का जन्म हुआ था, जिसको बोलते हैं क्यूनीफार्म लिपि। ठीक है। और एक बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, कि जितने भी धर्म है विश्व में उन सारे धर्मों का जन्म एशिया में ही हुआ है, इसलिए एशिया को सभी धर्मों की जन्म स्थली बोलते हैं, बर्थ प्लेस ऑफ ऑल रिलीजन्स। चाहे वो इस्लाम ले लीजिए, ठीक है, इस्लाम, चाहे आप उसका क्या बोलते हैं, क्रिश्चियनिटी ले लीजिए, ठीक है, चाहे आप ले लीजिए हिंदू धर्म। ठीक है, हिंदू धर्म का जन्म का तो कुछ प्रूफ नहीं है, कब है कब नहीं है। ठीक है, ये सबसे पुरानी धर्म है हिंदू धर्म। उसके बाद बात करें इस्लाम हो ही गया, उसका सिख धर्म का बात करें तो सिख धर्म भी, इसका उद्भव भी यहीं पर हुआ है। प्रथम जो इनके गुरु थे, गुरु नानक, वो यहीं पर थे, पाकिस्तान में ही उनका जन्म हुआ था। सिख धर्म का बात किए, उसके बाद बात करें जैन धर्म जैन धर्म भी आपका यहीं पर है। ठीक है। और आपका कौन हुआ? बौद्ध धर्म का भी जन्म एशिया में ही हुआ है। ठीक है। अब जैसे बौद्ध धर्म में बहुत कुछ कोई क्लेम करते हैं, इंडिया क्लेम करता है, नेपाल क्लेम करता है, चाइना क्लेम करता है। ठीक है। तो है तो सब एशिया में ही ना, कोई भी क्लेम करे क्या फर्क पड़ता है, वो है एशिया में ही। इसीलिए हम लोग एशिया को क्या बोलते हैं? सभी धर्मों की जन्म स्थली बोलते हैं, बर्थ प्लेस ऑफ ऑल रिलीजन्स बोलते हैं। और बात करें, एशिया जो है वो हिब्रू भाषा का शब्द है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है उगता हुआ सूरज, द राइजिंग सन। द राइजिंग सन इसका अर्थ होता है। अब देखिए, हम लोग एक एक करके जितने भी एशिया बताए थे आपको, पश्चिमी एशिया में कौन कौन सा देश है। तो पश्चिमी एशिया में आपका निम्न देश है: ईरान, इराक, सऊदी अरब, तुर्की, इजराइल, यमन, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, लेबनान, सीरिया, आर्मेनिया, जॉर्जिया और अजरबैजान। तो इतने सारे देश जो हैं, सबका आपको राजधानी याद रखना है। ठीक है। ईरान की राजधानी क्या है? इराक की राजधानी क्या है? ठीक है। अब देखिए, इराक की राजधानी जो है बगदाद, वो किस नदी के किनारे स्थित है? टिग्रिस नदी, टिग्रिस। तो ये सब क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा शहर किस नदी के किनारे स्थित है। सऊदी अरब की राजधानी क्या है? तुर्की की राजधानी क्या है? तुर्की का नाम अब चेंज हो गया है, इसका नाम हो गया तुर्किये, तुर्किये। ठीक है। तो नाम इसका चेंज हो गया है। और इजराइल जो है, इजराइल के नीचे है फलस्तीन, और ऊपर क्या है बताइए? ऊपर क्या है? ऊपर आपका सीरिया है। देखिए, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये पश्चिमी देश है, यहाँ पर आपका इजराइल है, इसके ऊपर लेबनान है, और यहाँ इधर नीचे में फिलिस्तीन है, और लेबनान के ऊपर में सीरिया है। तो ये सारे जितने भी देश हैं, ये सारे देश ये पश्चिमी एशिया आते हैं। चलिए, अब हम लोग आ जाते हैं इसके बाद मध्य एशिया के बारे में। मध्य एशिया में आपको बताए थे, जिसमें भी स्थान लगा होगा, जैसे कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है बताइए? उज्बेकिस्तान की राजधानी बिश्केक, बिश्केक उज्बेकिस्तान की राजधानी। ठीक है। कजाकिस्तान जो है, सॉरी, उज्बेकिस्तान की राजधानी आपका ताशकंद है ना, ताशकंद है। ठीक है, इसकी राजधानी ताशकंद है। हमको वही लगा था कि कुछ गलत बता रहे हैं। आप लोग कमेंट कीजिएगा, जहां कुछ गलत बताएंगे आप लोग कमेंट कीजिएगा। ठीक है। कजाकिस्तान की राजधानी आपका क्या है, ये भी कमेंट कीजिएगा। ये मध्य एशिया का सबसे बड़ा देश है। और याद रखिएगा, कजाकिस्तान जो है वो आपका जितने भी लैंड लॉक्ड कंट्रीज हैं,
जितने भी लैंड लॉक्ड कंट्रीज हैं, आप हमको ये भी कमेंट कीजिएगा कि विश्व में कितने लैंड लॉक्ड कंट्रीज है, यानी कि स्थल अवरुद्ध देश हैं। जितने भी स्थल अवरुद्ध देश हैं उसमें से सबसे बड़ा स्थल अवरुद्ध देश आपका कजाकिस्तान ही है। ठीक है, कजाकिस्तान ही है। ठीक है, उसके बाद याद रखते हैं किर्गिस्तान। किर्गिस्तान में कौन सी जनजाति निवास करती है? किर्गिज जनजाति, किर्गिज, किर्गिज। ठीक है, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान। ठीक है, तो ये सारा आपका मध्य एशिया में आता है। इसके बाद बात करें सार्क कंट्रीज। सार्क कंट्रीज टोटल 8 है और सार्क की राजधानी क्या है? काठमांडू, जो कि नेपाल में है। भारत के आसपास जितने भी देश हैं वो सार्क कंट्रीज में आ जाएंगे, लेकिन चीन और म्यांमार को छोड़ के, चीन और म्यांमार को छोड़ दीजिए तो सारे कंट्री आपका सार्क में आ जाएंगे। जैसे भारत खुद हो गया और उसके किनारे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश, मालदीव, ये सारे सार्क कंट्रीज में आ जाएंगे। चीन नहीं आएगा, म्यांमार नहीं आएगा। आगे बात करें दक्षिण पूर्वी एशिया का, बात करें दक्षिण पूर्वी एशिया, तो ये जो मैंने लाल कलर से दिखाया था यहाँ पर, ये आपका दक्षिण पूर्वी एशिया में देश आ गया। म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, आपका इधर मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनई, इंडोनेशिया, ईस्ट तिमोर, ये सारा, फिलीपींस, ये सारा देश आपका दक्षिण पूर्वी एशिया में आ गया। इसको पढ़ लेते हैं। म्यांमार, ठीक है, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया। थाईलैंड की मुद्रा का नाम है बहत। बहत, इसकी मुद्रा का नाम क्या है? बहत। ठीक है, आपको कमेंट करना है क्यात किसकी मुद्रा है? क्यात, हमको लगता है क्यात जो है वो वियतनाम की मुद्रा है। और याद रखिए वियतनाम को दो पार्ट में डिवाइड करता है, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम को डिवाइड करता है 17th पैरेलल। देखिएगा, अगर गलती बोलेंगे तो बताइएगा, ठीक है, जो हमको याद आ रहा है वो बता दे रहे हैं। 17th पैरेलल वियतनाम को दो पार्ट में डिवाइड कर देता है, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम को अलग कर देता है। उसके बाद एक देश आता है मलेशिया, फिर इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में ही आपका जावा द्वीप और सुमात्रा द्वीप है, जावा और सुमात्रा द्वीप है। यहाँ पर जल संधि भी है, वो आगे पढ़ाएंगे। ब्रुनई आइलैंड है ना, ब्रुनई जो है वो दक्षिण पूर्वी एशिया में ही आता है। सिंगापुर, फिलीपींस, फिलीपींस की राजधानी मनीला। ठीक है, और मनीला को ही, फिलीपींस को क्या बोलते हैं? चीनी का कटोरा, फिलीपींस को ही बोलते हैं कि मनीला को बोलते हैं। और मनीला में ही एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर है। तो ये सारा देश आ गया आपका दक्षिण पूर्वी एशिया में। उसके बाद बात करते हैं पूर्वी एशिया में, तो पूर्वी एशिया में आपका चीन हो जाएगा, मंगोलिया हो जाएगा, जापान हो जाएगा, उत्तरी कोरिया हो जाएगा, दक्षिणी कोरिया हो जाएगा, ताइवान हो जाएगा। ताइवान पर चाइना क्लेम करता है और बोलता है ताइवान जो है वो हमारे अंदर आता है, लेकिन ताइवान जो है अभी चाइना से अपने आप को पृथक देश घोषित करता है। और बात करें उत्तरी कोरिया की राजधानी प्योंगयांग और दक्षिणी कोरिया की राजधानी सियोल, दोनों की मुद्रा क्या है? वॉन। दोनों की मुद्रा क्या है? वॉन। आपको कमेंट करना है डोंग किसकी मुद्रा है? डोंग, डोंग किस देश की मुद्रा है? उसके बाद आपको जापान, जापान, जापान जो है इसमें आपका टोटल 4 या 5 द्वीप है। ठीक है, होन्सु, होकाइडो, क्योतो, शिकोको। जापान 4 द्वीप या 5 द्वीप से मिलकर बना है। होन्सु, होकाइडो, क्यूसु और शिकोको, शिकोको। ठीक है, 4 द्वीप हमको याद आ रहा है मेनली। एक और कोई बोलता है, बहुत कोई 4 बोलता है, बहुत कोई 5 बोलता है, एक और द्वीप है। इसमें सबसे बड़ा द्वीप यही आपका होकाइडो है, शायद होकाइडो है। आप देख लीजिएगा जापान के बारे में थोड़ा सा डिटेल में देख लीजिएगा। जापान के जो आपका, जापान में जो आपका अभी पहले कौन युग था? पहले जो युग था वो खत्म हो गया है। अभी जापान में रीवा युग शुरू हुआ है। पहले जो यहाँ के राजा थे, जापान के जो राजा थे, वो आकीहितो थे, आकीहितो। आकीहितो के डेथ करने के बाद इनका बेटा बना है, इनका उत्तराधिकारी बना है नारोहितो। नारोहितो ये वहाँ का राजा बना है। और नारोहितो के आते ही वहाँ पर एक नया युग स्टार्ट हो गया है, जिसको रीवा युग बोलते हैं। ठीक है, जापान की जो राजगद्दी है, जो इसकी राजगद्दी पर बैठता है, इसकी राजधानी को, सॉरी, राजगद्दी को क्या बोलते हैं? क्राइसेमेम थ्रोन, क्राइसेमेम थ्रोन, है ना। इसको देख लीजिएगा, हमको जितना याद आ रहा है। जापान के जो सबसे पहले पीएम थे शिंजो आबे, शिंजो आबे वहाँ के पीएम थे, जिनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। शिंजो आबे विश्व के सबसे लंबे समय तक रहने वाले पीएम हैं, मतलब थे। ठीक है, और शिंजो आबे को भारत के द्वारा एक पुरस्कार भी दिया गया था। आप कमेंट कीजिएगा कि कौन सा पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, चीन और मंगोलिया जो बात करें, यहाँ पर एक जनजाति निवास करती है जिसको बोलते हैं मंगोलाइड जनजाति या मंगोल जनजाति भी बोलते हैं। याद रखिएगा, चंगेज खां, चंगेज खां मंगोलिया का ही था। चंगेज खां, चंगेज खां मंगोल शासक ही था। और चीन और मंगोलिया में एक मरुस्थल है जो कि ठंडा मरुस्थल है, इसको बोलते हैं गोबी मरुस्थल। गोबी मरुस्थल, गोबी मरुस्थल जो है चीन और मंगोलिया की सीमा पर आता है। ज्यादा पार्ट इसका मंगोलिया में पड़ता है और थोड़ा सा पार्ट इसका चीन में पड़ता है।
और बात करें, भारत में भी एक ठंडा मरुस्थल है। जितने भी मरुस्थल होते हैं वो शुष्क एरिया होते हैं, वहाँ ड्राई होती है, पानी काफी वर्षों से नहीं होता है, इसलिए उसको मरुस्थल बोलते हैं। मरु और स्थल यानी कि वहां पर ड्राई एरिया होगा, इसलिए उसको मरुस्थल नाम पड़ा है। ठीक है, लेकिन सारे मरुस्थल लगभग ड्राई ही हैं। एक दो मरुस्थल गिने चुने हैं जो ठंडा है। ठंडा मरुस्थल में चीन और मंगोलिया के पास आ जाता है, इसको गोबी मरुस्थल बोलते हैं, ये एक ठंडा मरुस्थल है। भारत में एक ठंडा मरुस्थल है, बताइएगा लद्दाख में है, उसका नाम क्या है? भारत में जो ठंडा मरुस्थल है लद्दाख में, उसका नाम क्या है? आप कमेंट कीजिएगा हमको। ठीक है, और उत्तरी एशिया में हम बताए थे एकमात्र देश आपका रूस आ जाता है। उत्तरी एशिया में एकमात्र देश रूस आ जाता है। अब हम लोग पढ़ते हैं एशिया महाद्वीप की प्रमुख जल संधियां। एशिया महाद्वीप की प्रमुख जल संधियां, तो यहाँ पर एशिया का मैप है, यहाँ पर आप लोग को समझाने का कोशिश करेंगे। देखिए, यहाँ पर आपका एक खाड़ी है, इसको बोलते हैं फारस की खाड़ी। फारस की खाड़ी इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके बगल में आपका एक देश है ईरान। ईरान के आसपास ही फारसी भाषा बोली जाती थी ज्यादातर, मेनली। ठीक है, और ये ईरान पूरा यहाँ से यहाँ तक आता है। यहाँ पर एक देश है ओमान। कौन देश है? ओमान। ईरान और ओमान के बीच में एक जलसंधि है जो कि ईरान और ओमान को अलग करती है। इस जल संधि को बोलते हैं हार्मूज जल संधि। हार्मूज जल संधि, तो हम भाई हम इसको कैसे याद किए हैं आप लोग को बता देते हैं। आयरन मैन याद कर लीजिए, आयरन मैन। ठीक है, आयरन मैन, आयरन मैन। ठीक है, आयरन मैन। आयरन से हो गया ईरान, और मैन से हो गया ओमान। ठीक है, आयरन मैन। आयरन मैन देखिएगा हर दिन वो मौज करता है, हर दिन मौज, हर दिन मौज, हारमौज। हारमौज की जल संधि ईरान और ओमान। आयरन मैन हर दिन मौज करता है, तो हारमौज ईरान और ओमान। आप ऐसे याद कर सकते हैं, हम ऐसे याद किए हैं, आप लोग को अब जैसे याद करना हो। ट्रिक बताएंगे तो लंबा हो जाएगा वीडियो। ठीक है, तो ये हो गया आपका फारस की खाड़ी, ये हो गया आपका अरब सागर। फारस की खाड़ी और अरब सागर के बीच में आपका हारमुज जल संधि है। यहाँ पर आपको एक देश है यमन, और यहाँ पर आपको एक देश है जिबूती। यमन जो है वो पड़ता है आपका एशिया में, और जिबूती जो है वो आपका देश पड़ता है अफ्रीका में। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछते एशिया और अफ्रीका को डिवाइड करता है बाब उल मंडब जल संधि, या फिर यमन और जिबूती को आपको कौन अलग करता है? बाब उल मंडब जल संधि। ठीक है, और बाब उल मंडब जल संधि को हम लोग आंसुओं का द्वार भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आंसुओं का द्वार। यहाँ पर आपका भारत है, ये पूरा आपका भारत है, प्रायद्वीपीय भाग है भारत, और यहाँ पर आपका श्रीलंका है। श्रीलंका का शेप होता है आंसू की तरह, देखिए ये नहीं लग रहा है आंसू के जैसा शेप है, तो श्रीलंका का आपसे देश भी बोल देता है पानी की बूंद की तरह किसका शेप है, आंसू की जैसा किसका शेप है, तो उसका आंसर होता है श्रीलंका। तो श्रीलंका और भारत के बीच में एक जल संधि है, इसको बोलते हैं पाक जल संधि। बहुत लोग मार देता है पाक जल संधि पाकिस्तान में है, नहीं भाई ऐसा गलती मत कीजिएगा। पाक जल संधि आपका कहाँ पर है? पाक जल संधि है आपका भारत और श्रीलंका के बीच में। चलिए अब इधर आ जाते हैं। यहाँ पर आपका एक देश है मलेशिया, और यहाँ पर आपका एक द्वीप है जो कि किसका द्वीप है? इंडोनेशिया का द्वीप है। ये द्वीप आपका, इसको बोलते हैं सुमात्रा द्वीप। तो मलेशिया और सुमात्रा द्वीप जो कि इंडोनेशिया का पार्ट है, इसके बीच में एक जल संधि है, इसको बोलते हैं मलक्का जल संधि। तो याद रखिएगा, मलक्का जल संधि जो है विश्व की सबसे लंबी जल संधि है। पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक आ जाता है, यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक आ जाता है। तो ये मलक्का जल संधि है, किसको डिवाइड करता है? विश्व की सबसे लंबी जल संधि है, ये डिवाइड करता है इंडोनेशिया का जो सुमात्रा द्वीप है उसको डिवाइड करता है मलेशिया से। ठीक है, उसके बाद अब देखिए, ये यहाँ सुमात्रा द्वीप है और यहाँ पर जावा द्वीप है, दोनों द्वीप इंडोनेशिया का ही है, और उसके बीच में आपका एक जल संधि, इसको बोलते हैं सुंडा जल संधि। तो सुंडा जल संधि किसको डिवाइड करेगा? सुंडा जल संधि डिवाइड करेगा जावा और सुमात्रा को, और जावा और सुमात्रा दोनों इंडोनेशिया का ही द्वीप है। और ये जो आपका सुंडा जल संधि है, ये काफी सघन आबादी वाला एरिया है, काफी यहाँ पर डेंसिटी ज्यादा है, विश्व का सबसे ज्यादा डेंसिटी यहीं पर आता है सुंडा जल संधि। और सुंडा सॉरी जावा द्वीप, जावा द्वीप जो है ये इंडोनेशिया का, इसका काफी डेंसिटी होने के कारण इसको ऊपर से जब देखिएगा तो लगेगा आदमी लोग मधुमक्खी के छत्ता की तरह दिख रहा है, इसलिए इसको हम लोग मधुमक्खी का छत्ता भी बोल देते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछेगा किस द्वीप को मधुमक्खी का छत्ता भी कहा जाता है, तो उस द्वीप का नाम हो जाएगा जावा द्वीप। और जावा द्वीप किसका पार्ट है? इंडोनेशिया का पार्ट है। ठीक है, तो ये आपका जितनी भी जल संधियां थी एशिया से रिलेटेड इंपॉर्टेंट, वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। चलिए इसको पढ़ लेते हैं। हार्मुज जल संधि, ये फारस की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ती है, यानी कि यहाँ पर आपका फारस की खाड़ी और यहाँ अरब सागर, इस दोनों को जोड़ देगा, लेकिन अलग किसको करेगा? ईरान और ओमान को। तो किसको अलग करेगा? ईरान और ओमान को। हम बताए थे, इसको आयरन याद कर लीजिए, इसको मैन याद कर लीजिए, आयरन मैन का हर दिन मौज रहता है। आगे बात करते हैं बाब उल मंडाब जल संधि। बाब उल मंडाब जल संधि का बात करें तो ये यमन और जिबूती को अलग करता है। यमन है आपका एशिया में और जिबूती आपका अफ्रीका में, इसीलिए आप इसको ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में कि एशिया और अफ्रीका को कौन सी जल संधि डिवाइड करती है,
तो बाब उल मंडाब जल संधि डिवाइड करती है, और इस बाब उल मंडाब जल संधि को आंसुओं का द्वार भी बोलते हैं। थोड़ा सा आप डिटेल में जब पढ़िएगा हिस्ट्री तो आपको, सॉरी ज्योग्राफी, तो आपको समझ में आ जाएगा आंसुओं का द्वार इसको क्यों बोलते हैं। आप लोग कमेंट कीजिएगा कि इसको आंसुओं का द्वार क्यों बोलते हैं। पाक जल संधि का बात करें तो ये भारत और श्रीलंका को अलग करती है, बस इससे यही क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। उसके बाद मलक्का जल संधि का बात करें तो विश्व की सबसे लंबी जल संधि बता दिए थे, और मलेशिया के इंडोनेशिया द्वीप, सॉरी मलेशिया को किससे अलग करता है, सुमात्रा द्वीप से अलग करता है, और सुमात्रा द्वीप किसका पार्ट है, इंडोनेशिया का पार्ट है। यानी कि मलेशिया और सुमात्रा द्वीप के बीच में है मलक्का जल संधि, और यही जल संधि विश्व की सबसे लंबी जल संधि है। सुंडा जल संधि का बात करें तो ये जावा और सुमात्रा को अलग करती है, और जावा और सुमात्रा दोनों किस द्वीप में आता है, इंडोनेशिया में ही आता है। जावा द्वीप का आबादी जो है काफी घनी है, और जब आप उसको ऊपर से देखिएगा, ड्रोन से देखिएगा, तो वो आपको एक मधुमक्खी के छत्ते की तरह दिखेगा, इसलिए इसको हम लोग मधुमक्खी का छत्ता भी बोल देते हैं, किसको, जावा द्वीप को। अब एशिया की प्रमुख पर्वत श्रेणियों को देख लेते हैं। एशिया की प्रमुख पर्वत श्रेणी का अगर हम लोग बात करें तो ये आपका मैप है। इस मैप में देखिए, सबसे पहले यहां समझते हैं, यहां पर एक पर्वत श्रेणी है, इसको बोलते हैं तियानसेन पर्वत श्रेणी, तियानसेन पर्वत श्रेणी। और यहाँ पर एक पर्वत श्रेणी है जिसको बोलते हैं कुनलुन पर्वत श्रेणी, कुनलुन, ठीक है। और एक पर्वत श्रेणी यहाँ है जो आपका अफगानिस्तान तरफ गया है, जिसको बोलते हैं हिंदू कुश। ये तीनों पर्वत श्रेणी जहाँ मिलता है इसको क्या बोलते हैं, पामीर का पठार, पामीर ग्रंथि, क्या बोलते हैं, पामीर ग्रंथि। जहां पर कहीं पठार लोग कहीं मिलता है, इसको हम लोग ग्रंथि बोलते हैं, इसलिए इसको हम लोग क्या बोल देंगे, पामीर ग्रंथि, क्या बोल देंगे, पामीर ग्रंथि। जहां पर 2 या 3 पठार का मिलन होता है उसको पामीर ग्रंथि बोलते हैं। जैसे इसका एक एग्जाम्पल देते हैं, ग्रंथि का एग्जाम्पल देते हैं। भारत में यहाँ पर आपका है, यहाँ पर आपका इधर साइड से है पश्चिमी घाट, और इधर साइड से है पूर्वी घाट। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट जहाँ मिलता है वहाँ एक गांठ का निर्माण करता है, ग्रंथि का निर्माण करता है, उसको बोलते हैं नीलगिरी, नीलगिरी बोलते हैं, ठीक है। तो नीलगिरी का पर्वत जो है वो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के मिलने से बना है, इसीलिए नीलगिरी का पर्वत जो है वो एक ग्रंथि है, एक गांठ है। तो जब हम आपको भारत का भूगोल पढ़ाएंगे तो वहां आपको नीलगिरी पढ़ाएंगे, और नीलगिरी से कैसे आपको 3 गो चोटी इधर इधर निकलता है, पालनी, सेवाराय, जवारी, ये सारा सारा पर्वत श्रेणी आपको हम पूरा, इलायची की पहाड़ी, कार्डामम पहाड़ी, जो भी है ना, पापी कोंडा, वेली कोंडा, ये सारा जितना भी चीज है वो आपको भारत का भूगोल में पढ़ना है। लेकिन यहाँ पर आप समझिए कि टियानसेन पर्वत श्रेणी जो है वो चला जाता है चाइना में, कुनलुन भी आपका चला जाता है चाइना में, और यहाँ पर एक पर्वत श्रेणी है हिंदू कुश, हिंदू कुश जो आपका अफगानिस्तान की तरफ चला जाता है। ये आपका हिमालय का पार्ट है, देखिए ये है आपका हिमालय। हिमालय के बारे में आप समझिए, ये हिमालय है, भारत में इसको हिमालय बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। और हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, ठीक है। माउंट एवरेस्ट को हम लोग नेपाल में सागर माथा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सागर माथा। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में हम लोग सागर माथा बोलते हैं, ये भी आपको याद रखना है। तो ये यहाँ पर है, माउंट एवरेस्ट चोटी यहाँ पर है सबसे ऊंची। यहाँ पर अगर बात करें, एक चोटी है केटू, केटू गॉडविन ऑस्टिन, जो कि अभी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में आता है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में आता है। तो पाकिस्तान की सबसे ऊंची चोटी वो केटू को ही मानता है, काराकोरम टू, केटू, ठीक है, केटू। और लेकिन भारत की सबसे ऊंची चोटी का बात करें, यहाँ पर सिक्किम में एक चोटी है, सिक्किम में, जिसको बोलते हैं कंचनजंगा, कंचनजंगा, ठीक है। अब देखिए आपसे क्वेश्चन किस तरह पूछेगा, भारत की सबसे ऊंची चोटी आपको मारना है केटू, केटू, भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, क्या मारना है आपको, माउंट एवरेस्ट। लेकिन आपसे पूछेगा भारतीय हिमालय, भारत में हिमालय, तो भारत में हिमालय का सबसे ऊंचा चोटी कौन हो जाएगा, यहाँ पर आपका कंचनजंगा। तो आप बताइए भारत में हिमालय के में आप केटू क्यों नहीं मारे, क्योंकि केटू जो है वो हिमालय का पार्ट नहीं है। हिमालय के ऊपर 3 पर्वत श्रेणी होती है जिसको ट्रांस हिमालय बोलते हैं, के एल जे, इसका ट्रिक याद रखिए। हिमालय के जस्ट ऊपर 3 पर्वत श्रेणी पाई जाती है, के एल जे। के को बोलते हैं काराकोरम, काराकोरम पर्वत श्रेणी, एल से बोलते हैं लद्दाख पर्वत श्रेणी, जे से बोलते हैं जांस्कर पर्वत श्रेणी। यानी कि काराकोरम, लद्दाख और जांस्कर, इसको बोलते हैं ट्रांस हिमालय। इसी हिमालय का की चोटी है केटू, ट्रांस हिमालय का सबसे ऊंचा चोटी है केटू। ट्रांस हिमालय भारत का पार्ट है लेकिन वो हिमालय का पार्ट नहीं है। इसलिए अगर आपसे पूछेगा कि आपसे देखिए कितना तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है, फिर से आपको रिवीजन करवा देते हैं। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट, लेकिन ये भारत में नहीं है, कहाँ है, नेपाल में है, ठीक है। तो ये भारत का हिमालय नहीं हुआ, हिमालय का सबसे ऊंची चोटी हुआ। उसके बाद अगर आपसे पूछेगा भारतीय हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, तो भारत भी लगा दिया, हिमालय भी लगा दिया, तो यहाँ पर हो जाएगा कंचनजंगा, कंचनजंगा। लेकिन आपसे पूछेगा भारत की सबसे ऊंची चोटी, हिमालय वर्ड नहीं लगाया, तो आपका क्या हो जाएगा,
K2 इसी को बोलते हैं गॉडविन ऑस्टिन। क्या बोलते हैं? गॉडविन ऑस्टिन। तो इस इतना तक क्वेश्चन पूछेगा जो आपसे कंफ्यूज कर सकता है। देखिए हम जब आपका एनटीपीसी एसएससी सीजीएल का एग्जाम दिए थे 2017 में 18 में, तो वहां पर जब सीजीएल का एग्जाम दिए थे ना, तो हमसे कैसा क्वेश्चन पूछा था, जो कंचनजंगा है, कंचनजंगा, उस पर जो लोग पर्वतों की चढ़ाई करते हैं वो किस देवता की पूजा करते हैं? भाई ये क्वेश्चन कहाँ से कोई बनाएगा, उठपटांग क्वेश्चन पूछता है। तो देखिए आपका एनटीपीसी का क्वेश्चन, ठीक है, और इसका क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो आपका आप कितना भी पढ़ लो जीके तो आपसे नहीं बनेगा। तो उस क्वेश्चन को आपको स्किप कर देना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। जितना आपने पढ़ा है उतना क्वेश्चन 100% बनाइए। अगर आपका 50 क्वेश्चन पूछ रहा है, 50 में अगर आप 35 स्कोर कर रहे हैं तो आप बेटर हैं, आप बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हैं। बिहार का जीके में अगर बीएसएससी का बात करें, बीएसएससी में अगर आपका 75 क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आप इसमें कोशिश करें कि 50 प्लस का टारगेट रखने का। ठीक है, अगर मेरा 52 नंबर आया था जीके में, तो अगर 52 नंबर, देखिए नंबर बताता नहीं है, लेकिन आप जब घर आके चेक करते हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं वो अपना आंसर की देते हैं यूट्यूब पे, तो उस आंसर की में आपको पता चल जाएगा आपका कितना आंसर सही है, आपने क्या मारा है, वो क्या आंसर दे रहा है। तो मैंने गिना था मेरा 52 क्वेश्चन सही हो रहा था जीके का। बाकी मैथ्स रीजनिंग में मेरा बहुत अच्छा मार्क्स था, इसलिए मेरा सिलेक्शन हो गया। मैथ्स रीजनिंग में मैं जनरली गलती ही नहीं करता हूँ। साइंस, मैथ, रीजनिंग, साइंस मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, तो वहां पर मैं स्कोर गेन कर लेता हूँ। आप अगर सोचिए, अगर 75 में आप 60 नंबर जीके में ला रहे हैं, आप मैथ रीजनिंग में कम भी स्कोर कीजिएगा तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये आपको दिमाग रखना है कि आपका अगर एक पोर्शन अगर कमजोर है, तो दूसरे पोर्शन से आपको मेकअप करना होगा, उधर वाला पोर्शन को इधर मेकअप करना पड़ेगा। अगर आपका जीके स्ट्रांग है तो मैथ्स वाले पोर्शन को मेकअप करेगा, और मैथ्स स्ट्रांग है तो वो जीके वाले पोर्शन को मेकअप करेगा। लेकिन आपको ओवरऑल अच्छा परफॉर्मेंस लाना है, अच्छा परफॉर्मेंस करना है। ऐसा नहीं कि जीके में एकदम लो करेंगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। जीके में भी आपको एवरेज रहना है, मैथ्स में आपको थोड़ा सा एवरेज से ऊपर रहना है, रीजनिंग में एवरेज से ऊपर रहना है। चलिए अब आगे बात करते हैं। ये हिमालय है, हिमालय के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ लिए। हिमालय के जो यहाँ पर हिमालय का ही पार्ट यहाँ पर मुड़ जाता है, ऐसे नीचे, ऐसे मुड़ जाता है। तो जैसे ही ये नीचे मुड़ेगा, तो यहाँ म्यांमार और भारत की एक सीमा बना देगा। इसको बोलते हैं अराकानियोमा पर्वत श्रेणी। अराकानियोमा पर्वत श्रेणी। आपको कमेंट करना है अराकानियोमा पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी क्या है। इंग्लिश नाम है ना, इतना हिंट दे देते हैं, इंग्लिश नाम है। तो अराकानियोमा पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? यही अराकानियोमा पर्वत श्रेणी आगे धीरे धीरे ऐसे ऐसे बढ़ता है और यहाँ पर अंडमान निकोबार बना देता है, अंडमान निकोबार आइलैंड। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, अंडमान निकोबार आइलैंड जो है यही अराकानियोमा पर्वत श्रेणी का ही बढ़ा हुआ पार्ट है। यही हिमालय पर्वत श्रेणी इधर भी मुड़ जाता है ऐसे, यानी कि हिमालय ऐसे था, आपको इधर मुड़ा तो यहाँ पर बना दिया अंडमान निकोबार, और इधर मुड़ेगा पाकिस्तान में तो दो पर्वत बना देगा, एक है सुलेमान और एक है किड़थर। आपसे क्वेश्चन पूछेगा सुलेमान और किड़थर पर्वत कहाँ पर है? पाकिस्तान में है। एक बात और याद रखिएगा, ये जो आपका देश है यहाँ पर ऐसे पूरा, ये पूरा आपका पाकिस्तान है, और इस पाकिस्तान को हम लोग क्या बोलते हैं? नहरों का देश। नहरों का देश। नहरों का देश इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमने सिंधु नदी का छूट दे रखा है उसको। अगर हम लोगों ने सिंधु नदी उसको नहीं दिया, सारे नहर उसके खाली पड़ जाएंगे, कोई नहर का काम नहीं पड़ेगा। ठीक है, सारा नहर उसका बेकार हो जाएगा। नहरों का देश पाकिस्तान है सिर्फ और सिर्फ सिंधु नदी के कारण। यहाँ पर एक देश है आपका बांग्लादेश। यहाँ पर इतना छोटा सा देश है, ये है बांग्लादेश, जो कि पाकिस्तान से ही अलग हुआ है 1971 में। 1971 में बांग्लादेश पाकिस्तान से ही अलग हुआ, यहीं पर आपका पाकिस्तान था। तो ये आपका है वेस्ट पाकिस्तान और ये आपका ईस्ट पाकिस्तान। ठीक है, तो ईस्ट पाकिस्तान जो है वो बांग्लादेश बनाया। बांग्लादेश को हम लोग क्या बोलते हैं? नदियों का देश। क्या बोलते हैं? नदियों का देश। तो आपसे दो क्वेश्चन हो गया यहाँ पे उपनाम। नदियों का देश बोलेगा तो बांग्लादेश, और यहाँ पर अगर आपको बोलेगा नहरों का देश तो आपका हो जाएगा पाकिस्तान। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर ईरान में। आपका यहाँ पर आपका ईरान है, ये पूरा इतना दूर तक ईरान है। ईरान में दो पर्वत श्रेणी है, यहाँ पर देखिए दो पर्वत श्रेणी है। यहाँ पर जो पर्वत श्रेणी है इसको इसको बोलते हैं जैग्रोस, और यहाँ पर जो पर्वत श्रेणी इसको बोलते हैं एल्बुर्ज। तो आपका एल्बुर्ज और जैग्रोस ये दोनों पर्वत श्रेणी आपका कहाँ है? ईरान में है। उसी तरह यहाँ पर आपका जो देश है, यहाँ पर जो देश है इराक है ना, यहाँ क्या है? इराक। इराक है ना, देखिएगा आप थोड़ा सा तुर्की है ना, क्या है? नहीं, तुर्की तो इधर है। देखिएगा ये कौन सा देश है। यहाँ पर आपका दो है आपका पर्वत श्रेणी, एक है पोन्टिक और एक है टॉरस। एक है पोन्टिक और एक है टॉरस। तो पोन्टिक और टॉरस पर्वत श्रेणी कहाँ है? आप देखिए, इसको हम यहाँ देख लेते हैं। पोन्टिक और टॉरस जो है तुर्की में है। देखिए तुर्की में, हम बोल रहे थे तुर्की में ही है, वो लग ही रहा था कि तुर्की में है। एल्बुर्ज और जैग्रोस आपका कहाँ पर है? देखिए यहाँ गलती लिखा गया, ईरान में है।
एल्बुर्ज और जैग्रोस आपका कहाँ पर है? ईरान में है। देखिए गलत लिखे ही हैं हम, ईरान और तुर्की में। ठीक है, अब देखिए, अब इसको हम लोग समझते हैं बढ़िया से। ये आपका है टॉरस। टॉरस कहाँ पर है? तुर्की में है, तुर्की। और यहाँ से दो नदी निकलता है, एक लेफ्ट साइड से नदी निकलता है, एक राइट साइड से नदी निकलता है। इस दोनों नदी को बोलते हैं दजला फरात नदी। दजला और फरात नदी। ये दजला और फरात नदी को यूफ्रेस्टस टिग्रिस बोलते हैं। दोनों वर्ड अलग है, एक आपका पारसी वर्ड है और एक आपका अलग वर्ड है। एक आपका पारसी वर्ड है और एक आपका ग्रीक वर्ड है। तो याद रखिएगा, दजला और फरात नदी, ये दजला फरात पारसी नाम है, और इसी को हम लोग यूफ्रेस्टस और टिग्रिस भी बोलते हैं। यूफ्रेस्टस और टिग्रिस। तो ये आपसे पूछेगा, इराक की राजधानी बगदाद, इराक की राजधानी बगदाद किस नदी के किनारे स्थित है? तो वो टिग्रिस नदी के किनारे स्थित है, टिग्रिस। और टिग्रिस कैसा वर्ड है आप कमेंट कीजिएगा हमको, टिग्रिस किस कौन लैंग्वेज का वर्ड है आप कमेंट कीजिएगा। तो दजला फरात नदी को ही यूफ्रेस्टस टिग्रिस नदी बोलते हैं। और दजला और फरात नदी कमेंट कीजिए कहाँ पर मिलती है। ये देखिए, ये दोनों नदी कहीं मिल रही है, किस जगह पर मिलती है उस जगह का भी आप हमको कमेंट कीजिएगा, तो हम आगे पढ़ाएंगे ही। चलिए आगे आ जाते हैं। अराकानियोमा पर्वत श्रेणी म्यांमार भारत की सीमा बनाता है, यह हिमालय का ही विस्तार है। देखिए, हिमालय का ही विस्तार है अराकानियोमा। और अराकानियोमा का विस्तार है अंडमान निकोबार, और अराकानियोमा का विस्तार है अंडमान निकोबार। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। सुलेमान और किरथर पर्वत का बात करें तो ये पाकिस्तान में है। तो आपसे पूछ देगा नॉर्थ में कौन है, तो सुलेमान, साउथ में कौन है, किरथर। तो देखिए, नॉर्थ में कौन है? सुलेमान, साउथ में कौन है? किरथर। उसी तरह बात करें, एल्बुर्ज और जैग्रोस कहाँ पर है? ईरान में है। देखिए, यहाँ पर एल्बुर्ज है, यहाँ जैग्रोस है, कहाँ पर है? ईरान में है। उसके बाद बात करें पोन्टिक और टॉरस, ये आपका तुर्की में है, बता चुके हैं। पोन्टिक और टॉरस तुर्की में है। टॉरस से दो नदी निकलता है। देखिए, टॉरस से आपका पर्वत श्रृंखला से दजला फरात नदी निकलती है तथा फारस की खाड़ी में गिर जाती है। देखिए, ये नदी निकलेगा, कहाँ गिर जाएगा? यहाँ पर। यहाँ पर क्या? फारस की खाड़ी। फारस की खाड़ी हम आपको पहले बता चुके हैं। फारस की खाड़ी और अरब सागर के बीच में कौन सा जल संधि है जो आपको इस दोनों को डिवाइड करता है? आप यहाँ कमेंट कीजिएगा, कौन सी जल संधि है फारस की खाड़ी को अरब सागर से अलग करता है, कमेंट कीजिए। उसके बाद बात करते हैं एशिया के प्रमुख पठार। हाँ, एक चीज और, दजला फरात नदी को ही यूफ्रेस्टस टिग्रिस नदी बोलते हैं। टिग्रिस नदी के किनारे इराक का शहर, इराक की राजधानी बगदाद है, बगदाद है। आगे बात करें एशिया का प्रमुख पठार, एशिया के प्रमुख पठार के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पर पठार भी देखेंगे और हम लोग थोड़ा सा इसमें सागर वगैरह भी देख लेंगे कि कौन कौन सा सागर है, जनजाति थोड़ा सा देख लेंगे। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर आपका एक पठार है, इसको बोलते हैं पामीर का पठार। पामीर का पठार तीन पर्वत श्रेणियों का गांठ है। इधर साइड जो पर्वत श्रेणी जाता है इसको बोलते हैं कुनलुन, ठीक है। एक इधर जाता है तियानसेन, तियानसेन, और एक इधर आता है, इसको बोलते हैं हिंदू कुश। ये तीनों पर्वत जहाँ मिलता है उसको बोलते हैं पठार, ग्रंथि बनाता है पामीर का पठार। एक चीज और समझ लीजिए आप, यहाँ पे हम आपको बताना भूल गए थे, ये जो टियानसेन है ये चाइना में जाता है। चाइना जो है चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। चाइना क्या? चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। चाय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टी। टी। ये चाय का नाम टी कैसे पड़ा? ये टियानसेन जो का जो पहला अक्षर है टी, इसी इसी को ये लोग टी कर दिया। यानी कि आप समझ लीजिए, टियानसेन का जो पहला अक्षर है ये क्या हो गया भाई? अरे भाई साहब। चलिए, हो गया ठीक। तो यहाँ जो ये जो टियानसेन का टी वर्ड है, इसी टी वर्ड को वहां पे टी रख दिया नाम, और टी का मतलब होता है चाय। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये पामीर ग्रंथि पढ़ा रहे थे, पामीर का पठार। यहाँ से आपका निकला ये कुनलुन, यहाँ कुनलुन के नीचे आपका हिमालय, और इस दोनों के बीच में एक पठार है, यानी कि तिब्बत का पठार। और ये तिब्बत का पठार जो है, ये तिब्बत का पठार, इसके ऊपर में है कुनलुन उत्तर में, और दक्षिण में हिमालय। ठीक है, तो इस जो ये जो तिब्बत का पठार बीच में जो लाल कलर का दिख रहा है, इसको बोलते हैं सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा है तिब्बत का पठार। सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा पठार कौन है? तिब्बत का पठार। लेकिन आपसे पूछेगा विश्व की छत किसको बोलते हैं? रूफ ऑफ द वर्ल्ड, रूफ ऑफ द वर्ल्ड। तो बहुत लोग गलती कर देते हैं, तिब्बत का पठार मार देते हैं। याद रखिएगा, तिब्बत का पठार नहीं मारना है, इसको पामीर का पठार मारना है। विश्व की छत बोलते हैं पामीर का पठार, लेकिन सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा आपका कौन है? तिब्बत का पठार। सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा तिब्बत का पठार है। बहुत लोग सबसे ऊंचा सबसे बड़ा में तिब्बत पानी पामीर मार देगा, और विश्व की छत में तिब्बत मार देगा, दोनों उल्टा मार देता है। उल्टा नहीं मारना है आपको, उल्टा आंसर नहीं मारना है। विश्व की छत बात करें तो पामीर का पठार, और सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा बात करें तो तिब्बत का पठार। यहाँ पे आपको
यही याद रखना है। यहाँ पर आपको म्यांमार में एक पठार है जिसको बोलते हैं सान का पठार। सान का पठार कहाँ है? म्यांमार में। यहाँ भारत में भी एक पठार है, दक्कन का पठार। ठीक है, यह दक्कन का पठार फेमस क्यों है? काली मृदा पाई जाती है, काली मृदा पाई जाती है। और ये जो है ज्वालामुखी के उद्भवन के कारण ये दक्कन का पठार बना है। यहाँ पर ब्लैक सॉइल पाई जाती है। ब्लैक सॉइल को क्या बोलते हैं? रेगुड़ मिट्टी। ब्लैक सॉइल को क्या बोलते हैं? रेगुड़ मिट्टी भी बोला जाता है, रेगुड़ मिट्टी। काली मृदा को रेगुड़ मिट्टी भी बोला जाता है। और ये किसकी खेती के लिए उपयुक्त होती है? कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है। यहाँ पर एक पठार है ईरान में जिसको ईरान का पठार बोलते हैं। और यहाँ पर एक पठार तुर्की में जिसको बोलते हैं अनातोलिया का पठार, अनातोलिया तुर्की। ठीक, अनातोलिया का पठार तुर्की। और ये आपका एक सागर है, कैस्पियन सागर, जो हम बता दिए थे पहले। कैस्पियन सागर किसको डिवाइड करता है? यूरोप और एशिया को डिवाइड करता है। और कैस्पियन सागर में ही आपका बहुत सारी नदियां जो है अपना मुहाना भी बनाती है। ठीक है। अच्छा, आपसे एक कमेंट करेंगे, यहाँ पर एक सागर है लाल सागर, ठीक है, और एक सागर हम लोग यूरोप में पढ़े थे काला सागर। लाल सागर और काला सागर का नाम लाल और काला के नाम पे क्यों पड़ा? क्यों पड़ा? वहां पर एक शैवाल पाई जाती है। वही शैवाल लाल सागर को लाल रंग प्रोवाइड करती है और काला सागर को काला रंग प्रोवाइड करती है। आप हमको कमेंट करके बताइएगा कि लाल सागर का रंग लाल किस शैवाल के कारण होता है और काला सागर का रंग काला किस शैवाल के कारण होता है। ये आप हमको कमेंट कीजिएगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक आपका है याकूत का पठार। याकूत का पठार रूस में पड़ता है और यहीं पर याकूत जनजाति भी रहती है। और रूस में हम आपको और जनजाति बताए थे, एस्कीमो जनजाति, एस्कीमो जनजाति, यूकाधिर जनजाति, ये सारी रूस की जनजाति है। चलिए आगे पढ़ते हैं। अनातोलिया का पठार कहाँ पर है? तुर्की में है, बता दिए। दक्कन का पठार भारत में है, काली मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है, रेगुर मिट्टी के लिए, और इसमें कपास की खेती होती है। सान का पठार कहाँ पर है? म्यांमार में है। तिब्बत का पठार कहाँ पर है? ये आपका विश्व का सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा पठार है। याद रखिए, इसके उत्तर में बात करें तो कुनलुन है और इसके दक्षिण में हिमालय पर्वत है। देखिए, ये आपका इसके उत्तर में कौन है? कुनलुन है, और दक्षिण में आपका हिमालय पर्वत है। याद रखिए, कोई भी पर्वत अगर आपको ब्लॉक हो जाता है तो अंतर पर्वतीय इसको बोलते हैं, अंतर पर्वतीय पठार। यानी कि इसके उत्तर में और दक्षिण में दोनों में पर्वत है। कुनलुन पर्वत है उत्तर में और दक्षिण में आपका हिमालय पर्वत है, तो ये अंतर पर्वतीय पठार इसको बोल देते हैं, क्योंकि ये दोनों पर्वत से बीच में है, दोनों पर्वत के बीच में है, इसलिए इसको अंतर पर्वतीय पठार भी बोलेंगे, तिब्बत का पठार को। आगे बात करें पामीर का पठार, तो यह भी तिब्बत के पठार का ही भाग है, यानी कि ये तिब्बत के पठार का ही एक विस्तृत रूप है। इसी को यहाँ पर बढ़ा देंगे, तिब्बत का पठार का ही एक भाग है। लेकिन पामीर का पठार आपको आंसर मारना है। अगर पामीर का पठार आंसर नहीं दिया तो आपको तिब्बत का पठार आंसर मारना है। यानी कि विश्व की छत का बात करें तो पामीर की पठार, और विश्व का सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा पठार तिब्बत की पठार। ठीक है। याकूत का पठार का बात करें तो ये साइबेरियाई रूस में है, यहाँ पर याकूत जनजाति रहती है। अब एशिया के प्रमुख मरुस्थल देख लेते हैं। मरुस्थल तो यहाँ आपको समझ में आ जाएगा, हम इसके पहले ही बताए हुए हैं। यहाँ पर भारत और पाकिस्तान की सीमा पर एक मरुस्थल है जिसको बोलते हैं थार मरुस्थल। देखिए, भारत का वेस्टर्न पार्ट है इसलिए पश्चिमी भारत में है, और पाकिस्तान का बहुत एरिया, ज़्यादा एरिया कवर करता है, हम कम ही बनाए हैं। यहाँ पर पाकिस्तान का ये और एरिया कवर करेगा, और पाकिस्तान के एरिया में जो है इसको थार मरुस्थल को क्या बोलते हैं? चोलिस्तान। तो आपसे पूछेगा थार मरुस्थल को पाकिस्तान में क्या बोलते हैं? तो चोलिस्तान बोलते हैं। और याद रखिए, विश्व में जितना भी मरुस्थल है, विश्व जितना मरुस्थल है, सबसे घनी आबादी किसकी है? सर्वाधिक घनी आबादी वाले मरुस्थल कौन है? थार मरुस्थल है। इसकी आबादी सबसे ज्यादा है। डेंसिटी जो मरुस्थल में है सबसे ज्यादा किसकी है? हम आपसे द्वीप में पूछे थे, द्वीपों में सबसे घनी आबादी किसकी थी? जावा द्वीप की थी। इसके पहले बताया है, जावा द्वीप की आबादी सबसे ज्यादा है, इसलिए इसको मधुमक्खी का छत्ता भी बोलते हैं। और जावा द्वीप किसका पार्ट है? इंडोनेशिया का पार्ट है। इंडोनेशिया की राजधानी पहले क्या थी? जकार्ता। अभी इसकी राजधानी चेंज हो रही है, इसकी राजधानी नूसंतारा बन रही है। नूसंतारा नई राजधानी प्रस्तावित है। आप देख लीजिएगा कि इंडोनेशिया की राजधानी नूसंतारा बनी है या नहीं है। हम जब पढ़ रहे थे उसी समय बन रही थी, तो देख लीजिएगा अभी शायद बनी है कि नहीं बनी है, आप कमेंट कीजिएगा। उसके बाद देखिए, यहाँ पर एक आपका मरुस्थल है, इसको बोलते हैं किजिल कुम। किजिल कुम मरुस्थल किर्गिस्तान में है। किजिल कुम मरुस्थल कहाँ? किर्गिस्तान में है। और किर्गिस्तान में एक जनजाति भी है, किर्गिज जनजाति निवास करती है। यहाँ पर एक मरुस्थल है जिसको बोलते हैं कराकुम। कराकुम मरुस्थल तुर्कमेनिस्तान में है। कराकुम मरुस्थल कहाँ पर? तुर्कमेनिस्तान में है। यहाँ पर दो मरुस्थल है इराक में, इराक है यहाँ पे, सॉरी ईरान है ना, हाँ ईरान है यहाँ पर ईरान है। ईरान में आपको दो मरुस्थल है, एक है दस्त ए लूथ और एक है दस्त ए कबीर। दस्त ए लूथ और दस्त ए कबीर दो मरुस्थल है जो आपका ईरान में है। यहाँ पर आपका दो मरुस्थल है, एक है अल नफद और रब ए खाली। ये दोनों मरुस्थल, ये कौन सा देश है? सऊदी अरब है। सऊदी अरब,
सऊदी अरब में आपको दो कुबड़ वाला ऊंट मिलता है। कमेंट कीजिएगा, दो कुबड़ वाले ऊंट को हम लोग क्या बोलते हैं, कमेंट कीजिएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ देख लेते हैं गोबी मरुस्थल। गोबी मरुस्थल बताया ही नहीं। यहाँ पर आपका है गोबी मरुस्थल, ठंडा मरुस्थल है। ठीक है, ठंडा गोबी मरुस्थल ठंडा मरुस्थल है, जो कि मंगोलिया और चीन में, चीन की सीमा पर पाई जाती है। चलिए एक चीज तो हम आपको बता दिए थे कि सर्वाधिक घनी आबादी वाला मरुस्थल थार मरुस्थल है। आप एक चीज और याद रखिए, सबसे कम आबादी कहाँ पर है, सबसे कम डेंसिटी किस मरुस्थल का है, तो सहारा मरुस्थल। देखिए सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, सबसे बड़ा मरुस्थल है, इससे बड़ा मरुस्थल कोई नहीं है, लेकिन वहां पर आबादी कम है, डेंसिटी कम है। अगर पूछे डेंसिटी सबसे कम कहाँ का है, तो सहारा का है। एरिया सबसे ज्यादा कहाँ का है, सहारा का है। लेकिन डेंसिटी सबसे घनी आबादी कहाँ का है, डेंसिटी सबसे ज्यादा कहाँ का है, तो थार मरुस्थल का है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। गोबी मरुस्थल कहाँ का है, मंगोलिया और चीन में है, और यहीं पर मंगोलॉयड जनजाति भी निवास करती है। अल नफद और रब ए खाली मरुस्थल कहाँ पर है, सऊदी अरब में है, और यहीं पर वैक्ट्रियन ऊंट पाया जाता है। देखिए इसका नाम क्या है, दो कुबड़ वाले ऊंट का वैक्ट्रियन ऊंट। और ये वैक्ट्रियन ऊंट दो कुबड़ वाला ऊंट है। इसका खासियत क्या, देखिए यहाँ पर एक कुबर होगा, यहाँ पर एक कुबर होगा। ठीक है, ये ऊंट ऐसा होता है। ठीक है, ये ऊंट ऐसा होता है। इससे क्या फायदा होता है, एक आदमी यहाँ बैठ जाएगा, एक आदमी यहाँ बैठ जाएगा, वो गिरेगा नहीं। ठीक है, दो आदमी आराम से बैठ जाएगा। लेकिन भारत में जो ऊंट पाया जाता है वो एक ही कुबर का पाया जाता है, सिंगल कुबर। चलिए आगे बात करते हैं अगला। दस्त ए लुथ और दस्त ए कबीर, ये दोनों मरुस्थल कहाँ पर है, ईरान में है, ईरान में। उसके बाद कराकुम मरुस्थल कहाँ पर है, तुर्कमेनिस्तान में। किजिल कुम मरुस्थल कहाँ पर है, किर्गिस्तान में। किर्गिस्तान में ही एक जनजाति निवास करती है, किर्गिज। किर्गिज जनजाति जो है किर्गिस्तान में निवास करती है। थार मरुस्थल में जो है वो पश्चिमी भारत और पाकिस्तान में है। इसको पाकिस्तान में क्या बोलते हैं, चोलिस्तान बोलते हैं। अब विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल यही है। और सबसे कम जनसंख्या कहाँ पर है, वो सहारा मरुस्थल। मतलब जनसंख्या नहीं, जनसंख्या घनत्व, सबसे कम जनसंख्या घनत्व वो है सहारा मरुस्थल। लेकिन ये सहारा मरुस्थल जो है ये विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। चलिए आगे आ जाते हैं। एशिया की प्रमुख झीलों और नदियों के नाम, झीलों और नदियों के नाम। तो चलिए इसको सबसे पहले हम लोग इस मैप में देख लेते हैं। यहाँ देखिए मैप, इस मैप में आपको झील, नदी, जो भी चीज़ है मैं बताने का कोशिश करूंगा। यहाँ पर भारत की एक नदी है, भारत की एक नदी बहती है, इसको बोलते हैं ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी। ये ब्रह्मपुत्र नदी जो है कहाँ से निकलती है, चेमा युंगडुंग ग्लेशियर, चेमा युंगडुंग ग्लेशियर। ठीक है, वहां से निकलती है। दिहांग असम का, सॉरी अरुणाचल प्रदेश का एक दिहांग वाला एरिया है, वहां से वो कट लेती है, मोड़ लेती है, ऐसे मुड़ती है, मुड़ती है, और मुड़ते ही इसको घुस जाती है किधर, यहाँ पर। यहाँ पर ये गंगा नदी से, यहाँ पर गंगा नदी है। गंगा नदी कहाँ से निकलती है, गंगोत्री से निकलती है। और गंगोत्री से निकलती है, भारत में अपना अपवाह क्षेत्र बनाते हुए यहाँ पर आपसे मिल जाती है ब्रह्मपुत्र से। तो गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी जहाँ मिलता है उसको क्या बोलते हैं, तो आप लोग एक बात समझिए। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ मिलता है, बांग्लादेश में मिलता है, भारत में नहीं मिलता, बांग्लादेश में मिलता है। ब्रह्मपुत्र नदी का बात करें, इसको क्या बोलते हैं, सांगपो। कहाँ पर बोलते हैं, तिब्बत में। तिब्बत में इसको क्या बोलेंगे, सांगपो। वही इसको क्या बोलते हैं, क्या असम में, असम में इसको ब्रह्मपुत्र बोलते हैं। अरुणाचल प्रदेश में दिबांग, दिबांग या दिहांग है, कुछ इसी टाइप से कुछ नाम है। और इसको क्या बोलते हैं, यहाँ पर जमुना बोलते हैं, जमुना। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को जमुना नदी बोलते हैं। ठीक है, जमुना नदी। अब गंगा नदी का बात करते हैं। यहाँ पर गंगा नदी है, गंगा नदी को वेस्ट बंगाल में क्या बोलते हैं, वेस्ट बंगाल में इसको हुगली बोलते हैं। अब गंगा नदी की धारा हुगली आई, तो हुगली वाला धारा नहीं आता, दूसरा धारा आता है इसका। तो गंगा नदी का जो गंगा वाला धारा है वो यहाँ पहुंचा, और इधर ब्रह्मपुत्र नदी पहुंचा। ये दोनों जहां मिलता है बांग्लादेश में, उसके बाद इसका नाम क्या है, आपको आपको क्या याद रखना है, पाजामा, पाजामा, पजामा। ठीक है, प से हो गया पद्मा, पद्मा नदी। जा से हो गया जमुना नदी, जमुना नदी। अब माँ से हो गया, बताइए कौन नदी, मेघना नदी, मेघना नदी। तो पद्मा नदी बांग्लादेश में गंगा नदी को बोलते हैं, तो गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा बोलते हैं। जमुना नदी किसको बोलते हैं, ब्रह्मपुत्र को बोलते हैं। और गंगा और जमुना जहां मिला बना दिया मेघना नदी। यानी कि आप यहाँ समझिए, यहाँ पर आया ब्रह्मपुत्र नदी, जैसे बांग्लादेश में घुसा उसको हम लोग बोलने लगे जमुना, जमुना। और गंगा नदी जैसे बांग्लादेश में घुसा उसको बोले पद्मा। तो यहाँ गंगा नदी यानी कि पद्मा, ब्रह्मपुत्र नदी यानी कि जमुना, दोनों मिला तो मिल के क्या बनाया, मेघना। तो यानी कि पद्मा और जमुना मिल के बनाया मेघना नदी। या देखिए, तो आपसे पूछ देता है क्वेश्चन कि गंगा और ब्रह्मपुत्र की सम्मिलित धारा को बांग्लादेश में क्या बोलते हैं, मेघना बोलते हैं। और बांग्लादेश में एक जनजाति निवास करती है
जिसको बोलते हैं चकमा जनजाति। चकमा जनजाति आपको बांग्लादेश में निवास करती है। और यहाँ पर आपको म्यांमार है, म्यांमार में जनजाति निवास करती है रोहिंग्या, रोहिंग्या म्यांमार, और ये जाति की मुसलमान है। और देखिए ये आपको रोहिंग्या जो है वो आप क्या बोलते हैं, भारत में बांग्लादेश होते हुए ही प्रवेश करती है ज्यादातर, या फिर वेस्ट बंगाल आपका घूम के वेस्ट बंगाल के थ्रू वो प्रवेश करती है। तो वेस्ट बंगाल में कहीं ना कहीं आपका बॉर्डर जो है थोड़ा सा लूज किया हुआ है, जिससे आपका ये लोग आसानी से घुस जा रहे हैं। इसी से बचाने के लिए भारत में एनआरसी लाई जा रही है, ठीक है, और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लाई जा रही है कि कोई भी बाहरी आदमी हमारे देश में ना घुस सके, वो आतंकवादी भी हो सकता है। शरणार्थी हम लोग उसको क्यों बोलेंगे भाई, शरणार्थी नहीं बोल सकते हैं। शरणार्थी तब देखिए, वो म्यांमार में शरणार्थी नहीं है, वो म्यांमार का अपना लोकल है, लेकिन वो भारत में आता है तो शरणार्थी कहलाता है। शरणार्थी क्यों है भाई, वो शरणार्थी तभी होंगे जब वो 10-15 की संख्या में आए, जब वो लाखों की संख्या में हमेशा के लिए रहने के लिए आए, हमेशा के लिए, तो उसको शरणार्थी नहीं बोलेंगे, उसको घुसपैठिया ही बोलेंगे। शरणार्थी उसी को बोलेंगे जो कुछ दिन के लिए आए फिर चले जाए। ठीक है, आगे अब हम लोग बात करते हैं। यहाँ पर आपका एक नदी है, ये सिंधु नदी। ये बहुत सारा नदी है, झेल, चिरावा, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, सबसे मिल के सिंधु नदी मिलता है। और सिंधु नदी जनरली वो पाकिस्तान में आपका प्रवेश करता है। पाकिस्तान को हम लोग नहरों का शहर भी बोलते हैं, और बांग्लादेश को हम लोग नदियों का शहर बोलते हैं। उसके बाद बात करें, यहाँ पर चाइना में आपका दो नदी है फेमस, चाइना में आपका दो नदी। यहाँ पर एक नदी बहा, इसको बोलते हैं यांग टीसी क्यांग नदी, और यहाँ एक नदी बना, इसको बोलते हैं हुआंग हो नदी। हुआंग हो नदी को हम लोग क्या बोलते हैं, चीन का शोक, चीन का शोक, क्योंकि चीन में ये काफी उपद्रव बचाता है, बाढ़ लेके आता है। और हुआंग नदी की पीली मिट्टी पाई जाती है, इसलिए इसको पीली नदी भी, हुआंग नदी का कलर पीला हो जाता है बाढ़ आने के कारण, ये मिट्टी बहा कर ले आती है, पीली मिट्टी पाई जाती है, इसलिए लोग पीला नदी भी बोलते हैं। और पीली नदी का खासियत क्या है कि ये चावल की खेती के लिए काफी उपयुक्त माना जाता है। उसके बाद बात करें, यहाँ पर नेपाल है, नेपाल में दो जनजाति है, शेरपा और भोरात। शेरपा और भोरात जनजाति आपका नेपाल में है। किर्गिस्तान में आपको आपका किर्गिज जनजाति है। और कजाक जनजाति आपको कहाँ पर है, कजाक जनजाति आपको किर्गिस्तान में है। याकूत जनजाति आपको कहाँ पर है, साइबेरियाई रूस में। ठीक है, यहाँ पर आपका एक नदी है, यहाँ पर एक नदी है, ये नदी बहुत फेमस है। इस नदी के इधर साइड है चाइना, ऊपर साइड है मंगोलिया। सॉरी, मंगोलिया तो यहाँ पर है। यहाँ पर आपका ये देखिए, यहाँ पर चाइना है, सॉरी यहाँ चाइना है, इधर रूस है। तो चीन और रूस को डिवाइड करता है या आमूर नदी। आमूर नदी किसको डिवाइड करेगा, चीन और रूस का सीमा बनाता है। ठीक है, और मंगोल जनजाति यहाँ पर है, ये चाइना और चीन और आपका मंगोलिया दोनों का है। यहीं पर एक मरुस्थल है, गोबी मरुस्थल, जो चाइना और मंगोलिया दोनों में पाया जाता है। यहाँ पर एक पर्वत श्रेणी है जिसको बोलते हैं टॉरस पर्वत श्रेणी। टॉरस पर्वत श्रेणी से तुर्की में है। यहाँ से दो नदी निकलता है, दजला फरात नदी, इसी नदी को बोलते हैं यूफ्रेटस टिग्रिस नदी। यहाँ पर आपका एक जनजाति है कुर्द जनजाति, कहाँ की है, तुर्की की है, तुर्की की है। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान में भी एक जनजाति है पख्तून जनजाति, पख्तून जनजाति। तो लगभग लगभग हम सारा चीज बता दिए हैं, अब इसको पढ़ते हैं, चलिए पढ़ते हैं अब इसको। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। एशिया की प्रमुख झीलें और नदियां। सबसे पहले कैस्पियन सागर की बात करें तो कैस्पियन सागर जो है ये विश्व की सबसे बड़ी झील है। कभी कभी आपसे झील नहीं देगा, खारे पानी की झील बोल देगा, तो ये झील भी है सबसे बड़ी, और सबसे बड़ी खारे पानी की झील भी है। यानी कि विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा, आपको आंसर कैस्पियन सागर ही मारना है। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, तो आपको क्या आंसर मारना है, सुपीरियर झील। उसके बाद कैस्पियन सागर का सीमा अगर बात करें किससे सीमा लगाता है, तो कजाकिस्तान से, रूस से, अजरबैजान से, तुर्कमेनिस्तान से और ईरान से। टोटल 5 देश से ये अपनी सीमा साझा करता है। और याद करें कैस्पियन सागर जो है यूरोप और एशिया को भी डिवाइड करता है। उसके बाद बात करें बैकाल झील। बैकाल झील आपका जनरली रूस में पड़ता है, और ये विश्व की सबसे गहरी झील है, विश्व की सबसे गहरी झील है। आपसे देखिए क्वेश्चन देखिए, विश्व का सबसे बड़ा झील कैस्पियन सागर, सबसे बड़ी खारे पानी की झील कैस्पियन सागर, सबसे गहरी झील बैकाल झील, सबसे लंबी झील, लंबी झील क्वेश्चन पूछेगा टंगानिका झील, टंगानिका झील। तो ये सब आपको याद रखना है। मृत सागर का बात करें तो मृत सागर जो है वो लोएस्ट लेक इन द वर्ल्ड है, सबसे निम्नतम बिंदु पर मृत सागर है, और ये समुद्र तल से सबसे निचले स्थान पर है, इसलिए इसको लोएस्ट लेक इन द वर्ल्ड बोलते हैं। और याद रखिए ये मृत सागर है कहाँ पर, जॉर्डन और इजराइल की सीमा पर है, जॉर्डन और इजराइल की सीमा पर है। और देखिए मृत सागर जो है विश्व की सबसे सर्वाधिक खारे पानी की झील है, विश्व की सर्वाधिक खारे पानी की झील है। अगर आपसे पूछे खारे पानी की सर्वाधिक दूसरी नंबर पर आती है ये मृत सागर, सबसे नंबर 1 पे आती है खारे पानी की झील में वॉन झील। वॉन झील आपका तुर्की में है, तुर्की में है। वॉन झील जो है
सबसे ज्यादा खारे पानी की झील है? तो वो देखिए अगला क्वेश्चन है। वॉन झील विश्व की सबसे अधिक लवणीय झील है, ये तुर्की में है और ये 330 ग्राम प्रति 1000 में इसकी सांद्रता है। मतलब 303 ग्राम इसकी लवणता है 1000 में। आगे बात करें पेंगोंग छो झील। पेंगोंग छो, देखिए अगर भारत का हम लोग ये बनाए मैप, भारत का ये मैप बनाए ऊपर वाला पार्ट का, तो यहाँ से इतना दूर का जो पार्ट है, इतना दूर का पार्ट, ये इधर साइड का बात बोलते हैं अस्काई चीन। अक्साई, अक्साई है ना, अक्साई, एक के ऐसे है, अक्साई चीन, अक्साई चीन वाला पार्ट है, ये चाइना अधिकृत में आता है। इसको डिवाइड करता है लाइन, उसको बोलते हैं LAC, LOC नहीं, LAC, यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। LAC पर एक झील है, यानी कि ये हो गया भारत का मैप, ठीक है। यहाँ आपका हो गया इधर अक्साई चीन, यहाँ पर एक झील है, यहाँ पर एक झील है, इसको हम लोग बोलते हैं पेंगोंग छो झील। और ये पेंगोंग छो झील कहाँ पर है? LAC, यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो भारत और चाइना को डिवाइड करता है, लद्दाख और आपको तिब्बत को डिवाइड करता है। और इसके जस्ट यहाँ पे आपका दक्षिण में एक झील है, इसको बोलते हैं सो मोरिरी झील, ये भी आपका लद्दाख में है। और याद रखिए पेंगोंग छो झील और सो मोरिरी झील, ये दोनों आपका खारे पानी के झील है लद्दाख में, लद्दाख में, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया मैप से। टेंसले सेप झील, देखिए आपसे क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम में पूछेगा, रटने वाला चीज है, आपसे एग्जाम में बस इतना पूछेगा, टेंसले सेप झील, टेंसले सेप झील कहाँ पर पाया जाता है? आपको आंसर मारना सीधा कंबोडिया। कंबोडिया क्यों फेमस है? यहाँ पर विश्व की सबसे बड़ी हिंदू मंदिर है, सबसे बड़ा मंदिर है, अंकोर वाट का मंदिर, अंकोर वाट का मंदिर, अंकोर वाट का मंदिर। और आप याद रखना है अंकोर वाट का मंदिर किसने बनाया था? सूर्यवर्मन, सूर्यवर्मन, सूर्यवर्मन। क्वेश्चन पूछेगा सप्त पैगोडा कौन बनाया? सप्त पैगोडा, सप्त पैगोडा किसको बोलते हैं? एकास्मक रथ मंदिर को बोलते हैं, ठीक है। और ये बनाया था आपका नरसिंह वर्मन, नरसिंह वर्मन, नरसिंह वर्मन। ये आपसे पूछेगा ब्लैक पैगोडा किसने बनाया? ब्लैक पैगोडा, ब्लैक पैगोडा किसको बोलते हैं? सूर्य मंदिर कोणार्क को बोलते हैं, सूर्य मंदिर जो कोणार्क में है उसको बोलते हैं ब्लैक पैगोडा। ब्लैक पैगोडा बनाया था नरसिंह देव, नरसिंह देव, अंतर समझिए, नरसिंह देव, नरसिंह वर्मन। और अंकोर वाट का मंदिर कौन बनाया था? सूर्यवर्मन, सूर्यवर्मन। और वो कहाँ है? कंबोडिया में है अंकोर वाट का मंदिर। चलिए आगे बढ़ते हैं। टोबा झील का बात करें तो वो है इंडोनेशिया में। टोबा झील कहाँ पर है? इंडोनेशिया में है। अरल झील का बात करें तो अरल सागर जहां पर है वहीं पर अरल झील भी है, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान की सीमा पर है आपका अरल, अरल झील। बालखास झील, देखिए बालखास झील आपका कजाकिस्तान में है, बालखास झील कहां पर है? कजाकिस्तान में है, रट लेना है आपको, दिमाग में बैठा लेना है। आमूर नदी, आमूर नदी जो है वो रूस और चीन की सीमा बनाती है, देखिए यहाँ पर है आमूर नदी, सॉरी इधर ने बताया था नीचे ना, हाँ देखिए यहाँ पर, ये यहाँ पर आपका है आमूर नदी, जो रूस और इधर साइड आपका चाइना है, उधर साइड ऊपर में रूस है, रूस और चाइना का सीमा बनाता है आमूर नदी। उसके बाद यांगटीसी नदी हम बता दिए हैं, ये एशिया की सबसे बड़ी नदी है, तो चाइना का तो होबे करेगा। हुआंगहो नदी को बोलते हैं चीन का शोक, क्योंकि ये बाढ़ लेके आता है, और जब भी बाढ़ लाएगा अपने साथ पीली मिट्टी उठा के ले आएगा, मिट्टी को, और पीली मिट्टी के कारण इसको इसको पीली नदी भी बोल देते हैं। पीली मिट्टी फायदा कहाँ करता है? चावल की खेती में उपयोगी होता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? पीली नदी भी बोलते हैं। और इस नदी के किनारे चीन की सभ्यता भी विकसित हुई है, चीन की सभ्यता हुआंगहो नदी के किनारे विकसित हुई है। आप देखिए भारत का हुआंगहो नदी किसको बोलते हैं? भारत का हुआंगहो नदी बोलते हैं महानदी को, क्योंकि पूरा प्रॉपर्टी इसी से मिलता है। कैसे? इसमें भी आपको पीली मिट्टी पाई जाएगी, और पीली मिट्टी आपको चावल का खेती के लिए उपयोगी होगा, और इसीलिए चावल का कटोरा हम लोग किसको बोलते हैं? छत्तीसगढ़ को बोलते हैं भारत में। और ये उड़ीसा का शोक कहलाता है, उड़ीसा का शोक, क्योंकि उड़ीसा में बाढ़ लेके आता है, इसलिए इसको उड़ीसा का शोक भी कहा जाता है। अब याद रखिए चीन चावल का कटोरा छत्तीसगढ़, लेकिन विश्व में अगर चावल का कटोरा बात करेगा आपको आंसर मारना मनीला। मनीला किसकी राजधानी है? फिलीपींस की राजधानी है, और मनीला एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर भी है। उसके बाद बात करें, देखिए अब आपसे और कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है। बंगाल का शोक, बंगाल का शोक कौन नदी हो जाएगा? दामोदर नदी, ठीक है। उसके बिहार का शोक, तो बिहार का शोक हो जाएगा कोशी नदी, कोशी नदी, ठीक है। ये सब आपको याद रखना है। असम का शोक, असम का शोक हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। तो ये सारा क्वेश्चन जो है आपका एक वन लाइनर है, लेकिन आपको एग्जाम में एक नंबर दिलवा सकता है। म्यांमार की दो नदियों का बात किए थे, साल्विन नदी और इरावदी नदी। साल्विन नदी जो है वो म्यांमार की सबसे बड़ी नदी है, और इरावदी नदी जो है म्यांमार की जीवन रेखा कहा जाता है इसको, इरावदी नदी को। और इरावदी नदी के किनारे ही एक शहर बसा है म्यांमार का, यंगून शहर, यंगून शहर। उसके बाद बात करें दजला फरात नदी, दजला फरात नदी जो है इराक की सबसे प्रसिद्ध नदी है, और इसको यूफ्रेटस टिग्रिस नदी भी बोलते हैं। देखिए दजला फरात जो नाम है वो पारसी में नाम है, लेकिन यूफ्रेटस टिग्रिस जो नाम है वो यूनानी में नाम है, यूनानी में नाम है। तो इस दोनों को मिला देंगे तो यह दोनों नदी कहाँ मिलता है?
अल बरसा इराक में मिलता है, अल बरसा इराक में मिलता है। ठीक है, एक चीज और याद रखिए, टिग्रिस नदी जो है, ये टिग्रिस नदी, इसी के किनारे बगदाद शहर बसा है, बगदाद, बगदाद इराक का शहर है बगदाद। अब देखिए ये दोनों नदियां टॉरस पर्वत श्रेणी से निकलती हैं, बताए थे टॉरस पर्वत श्रेणी जो है वहां से दो नदी निकलेगा, डजला और फरात, ये दोनों कहाँ मिलेगा, ये मिलेगा इराक में, अल बरसा, एक जगह है अल बरसा। ठीक है, अल बरसा। अब देखिए मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है उसका विकास टिग्रिस नदी के किनारे ही हुआ है, और सुमेरियन सभ्यता भी बोल दीजिए, इसका भी विकास टिग्रिस नदी के किनारे ही हुआ है। सुमेरियन सभ्यता को क्या बोलते हैं, प्रथम लिपि निर्माता, क्योंकि सुमेरिया में ही आपका क्यूनिफॉर्म लिपि जो विश्व का पहला लिपि माना जाता है उसका खोज हुआ था। चाइना में एक आपका भाषा बोला जाता है मंदारिन भाषा, मंदारिन भाषा विश्व की सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है, मंदारिन भाषा विश्व में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है। आपको याद रखिए चीनी क्रांति याद कर लेना है एकदम, और चीन से रिलेटेड अफीम युद्ध, ये बीएसएससी का फेवरेट टॉपिक है, इसलिए आपको चीनी क्रांति और अफीम युद्ध जरूर याद कर लेना है। वही बात करें, ब्रह्मपुत्र नदी क्या है, असम का शोक है। कोशी नदी बिहार का शोक है। दामोदर नदी बंगाल का शोक है। सिंधु नदी की 5 सहायक नदियां, सिंधु नदी पाकिस्तान में जाके गिरती है, एक पाकिस्तान का कहीं मिठान कोट में शायद मिलता है, आप लोग देखिएगा एक बार, सिंधु नदी पाकिस्तान में कहाँ जाके मिलता है, तो मिठान कोट में जाके मिलता है सर, आप लोग देख लीजिएगा एक बार, हम ये क्वेश्चन देखे हुए हैं कहीं पे, इसलिए आपको बता रहे हैं मिठान कोट, क्योंकि हम कंफर्म नहीं इसलिए लिख नहीं रहे हैं, लेकिन आप देख लीजिएगा मिठान कोट कहाँ पर, मिठान कोट, पाकिस्तान के मिठान कोट में जाके मिलता है। अब देखिए सिंधु नदी की 5 सहायक नदी है, झेचिरावस, झेचिरावस, झे से हो गया झेलम, ची से हो गया चिनाब, रा से रावी, व से व्यास, स से सतलज। झेलम का आपका नाम क्या हो गया, वितस्ता पुराना नाम, इसी को हाइडेस्पीज भी बोलते हैं, हाइडेस्पीज। हाइडेस्पीज का युद्ध जो हुआ था वो सिकंदर और राजा पोरस के बीच में हुआ था। सिकंदर जीत गया था लेकिन राजा पोरस की बहादुरता से वो खुश हुआ था। उसके बाद बात करें चिनाब, चिनाब का पुराना नाम है अस्किनी, रावी का पुराना नाम है परुष्णी, व्यास का पुराना नाम है विपासा, सतलज का पुराना नाम है सतुद्री। ठीक है, उसके बाद बात करें श्रीलंका की सबसे बड़ी नदी कौन है, महावेली गंगा, और श्रीलंका में एक जनजाति निवास करती है, इसको वेदा जनजाति बोलते हैं। ठीक है, और ये तो हम आपको बता ही दिए हैं, फिर से इसको आगे देख लेते हैं। एशिया की प्रमुख जनजातियां, कुर्द जनजाति, आपका कुर्द जनजाति जो है तुर्की, ईरान और इराक, ये 3 एरिया में पाई जाती है कुर्द जनजाति, 3 एरिया, तुर्की, ईरान और इराक। उसके बाद याकूत जनजाति का बात करें तो ये साइबेरियाई रूस में पाई जाएगी। मंगोल जनजाति बताए ही थे, मंगोलिया और चीन में पाई जाएगी, और जहां पर मंगोल जनजाति पाई जाएगी वहीं पर एक मरुस्थल भी है, गोबी मरुस्थल, और ये ठंडा मरुस्थल है, ठंडा मरुस्थल है। रोहिंग्या जनजाति बताए थे म्यांमार से आता है भारत में। चकमा जनजाति बांग्लादेश का है। कजाक जनजाति कजाकिस्तान का है। तुर्क जनजाति, तुर्क जनजाति तुर्की मत मार दीजिएगा, देखिए यहाँ पे कंफ्यूज करेगा, तुर्क जनजाति अभी मार देगा तुर्की, तुर्की नहीं तुर्कमेनिस्तान, तुर्क जनजाति तुर्कमेनिस्तान। किर्गिज जनजाति किर्गिस्तान। ठीक है, तुर्की में है कुर्द जनजाति, ठीक है कुर्द। अब देखिए पख्तून जनजाति कहाँ का है, अफगानिस्तान का है। शेरपा और भोरात जनजाति नेपाल का है। देखिए शेरपा जनजाति पर्वतारोही है, जो पर्वत पर सबसे तेजी में चढ़ने के लिए फेमस है। अगर आपसे पूछेगा पर्वतों पर सबसे तेजी से सबसे कम समय में पहुंचने वाला जनजाति कौन है, तो वो शेरपा जनजाति है, काफी तेजी में, इसका पैर जो है वो चपटा होता है, चपटा, ठीक है, छोटा आकार का पैर होगा और चपटा होगा एकदम ऐसे, ताकि ये आराम से चढ़ जाए बड़े बड़े पहाड़ियों पर, इनका शरीर का स्ट्रक्चर ही वैसा बना होता है। ठीक है, तो वो शेरपा जनजाति नेपाल की है जो कि पर्वतारोही होती है, और भोरात जनजाति जो है वो कृषक होती है, पशुपालक होती है। ये दोनों दोनों जनजाति कहाँ की, नेपाल की है। नहरों का देश बोलते हैं पाकिस्तान को, नदियों का देश बोलते हैं बांग्लादेश को, पूर्व का मोती बोलते हैं श्रीलंका को, श्रीलंका को हम लोग रत्नों का देश भी बोलते हैं। और श्रीलंका का जो शेप आप देखिएगा ऐसे शेप रहता है, ऐसे लगेगा कि आंसू है, आंसू के आकार का शेप होगा या पानी के बूंद के आकार का शेप होगा। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछेगा आंसू के आकार का साइज किसका है, तो श्रीलंका का है। पानी की बूंद की तरह साइज किसका है, किस देश का आकार है, वो श्रीलंका का है। तो श्रीलंका के लिए क्या हो गया, पूर्व का मोती, रत्नों का देश। एक क्वेश्चन पूछता पूर्व का वेनिस, पूर्व का वेनिस किसको बोलते हैं, वेनिस, तो ये याद रखिएगा कोच्चि, भारत में एक है जगह कोच्चि, कोच्चि, कोच्चि को बोलते हैं पूर्व का वेनिस। ठीक है, और कोच्चि को एक चीज और बोलते हैं, अरब सागर की रानी, क्या बोलते हैं, अरब सागर की रानी, अरब सागर की रानी भी बोलते हैं हम लोग कोच्चि को, तो ये भी आप याद रखिएगा। 38वां पैरेलल लाइन, 38वां समानांतर रेखा, ये उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया को डिवाइड करता है, यानी कि देखिए यहाँ पर आपका है दक्षिणी कोरिया, यहाँ पर उत्तरी कोरिया, इसके बीच में एक लाइन है, 30th पैरेलल बोलते हैं इसको,
क्या बोलते हैं 30th पैरेलल। ये उत्तरी कोरिया दक्षिणी कोरिया को डिवाइड करता है। अब यहाँ इधर साइड आपका वियतनाम है, यहाँ पर आपका पैरेलल आपका वियतनाम है इधर साइड, या यहाँ पर कहाँ पर है वियतनाम, यहाँ है ना, इधर है या यहाँ पर है शायद, यहाँ पर वियतनाम। तो उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम, देखिएगा वियतनाम का मैप हम नहीं बता पा रहे, तो मान लीजिए ये वियतनाम है, तो उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के बीच से एक लाइन जाता है 17th पैरेलल। तो वही आप देखिए 17वां समानांतर रेखा ये उत्तरी वियतनाम को दक्षिणी वियतनाम से अलग करती है। तो ये रहा आपका यूरोप का मैप से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन था वो मैंने आपको बता दिया, और ये मैंने बहुत डिटेल में बताया है, अच्छे से समझा के बताया है। और अगर कुछ बच जाएगा, अगर इसमें भी कुछ बच जाता है, तो वो आपका अगला वीडियो आएगा, जो कि ये सारा वीडियो का एक सार होगा, एक ब्रीफ में समझाया जाएगा। तो वो वीडियो जरूर देखिएगा। और इतना ही कहकर ये आज का लेक्चर समाप्त करता हूँ। वर्ल्ड ज्योग्राफी 6 क्लास में कंप्लीट करने का मेरा वादा था, वो मैंने कंप्लीट किया। जरूर मेरे वीडियो को देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे